फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिशन अंत्योदय ऐप सर्वे कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे इस तरह का कोई भी सर्वे रिलेटेड वीडियो आए तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे आप मिशन अंत्योदय ऐप सर्च कर लेंगे। जैसे ही मिशन अंत्योदय सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिशन अंत्योदय लिखा हुआ आ गया, इस तरह का लोगो है और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। तो इंस्टॉल करने पे आप टच करेंगे। जैसे इंस्टॉल करने पे टच करेंगे तो आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर टच करके ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का मिशन अंत्योदय नाम से इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जैसे इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन वाइल यूजिंग ऐप जो है इसको ओके कर लेना। फिर अगेन जो है अलाउ करने का तो अलाउ कर लेंगे, फिर से दोबारा आ रहा है तो फिर से अलाउ कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल गया। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस ओके को टच कर लेंगे। जैसे ही ओके को टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है और लॉगिन करने का। तब यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है। ये आईडी आपको या तो खुद बनाइएगा या आपके सीनियर जो भी सुपरवाइजर वो आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते कैसे हैं। देखिए ये आपको ध्यान देंगे, अगर इसको करना है तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, पूरा बीच में आधा अधूरा देखेंगे तो आपको गलत हो सकता है। ठीक है, अब जब भी सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले ट्राई करना है कैसे करते हैं सर्वे, तो सबसे पहले आपको ये जो ट्रेनिंग मोड है इसको ऑन करके आप इस पर सीख सकते हैं। इस पर गलती भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल मोड में करते हैं तो आपको गलती अगर एक बार हो गया तो फिर सुधारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये सिस्टो ट्रेनिंग मोड करेंगे। जैसे इस पे सिस्टो ट्रेनिंग मोड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहा है, ट्रेनिंग मोड और एक्चुअल डाटा। तो अगर सीखना चाहते हैं, पहले ट्राई करना चाहते हैं कैसे होता है, तो ट्रेनिंग मोड पे टच करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो यस या कैंसिल कर रहा है तो यस कर देंगे। यस पे टच करेंगे तो इस तरह का एक ट्रेनिंग मोड यहाँ देख सकते हैं लिख रहा है ट्रेनिंग मोड, यानी प्रशिक्षण मोड में है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर उसको क्या करना, नीचे आकर आपको यहाँ पे ओके पे टच करना है। जैसे ही ओके पे टच करेंगे तो आपको ये ट्रेनिंग मोड खुल गया। देख सकते हैं कि आप ट्रेनिंग मोड में एक्चुअल मोड यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर इस मोड में ट्रेनिंग मोड लिखा नहीं आप सीखने के लिए ये करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो मोबाइल नंबर आईडी पासवर्ड हम चलिए यहाँ पे डाल देते हैं और लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वेलकम लिख रहा है रूबी, यानी कि ये रूबी नाम से एक आईडी बना हुआ उनका है और इनको जोन पंचायत दिया अलॉट किया गया है वो पंचायत यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन ये सब देखा, सिंक विलेज डेटा, फिल जीपी सर्वे डाटा, शो जीपी डेटा, अपलोड ऑनलाइन, इस तरह के सारे को बारी बारी से करना है। ठीक है, तो यहाँ सीखेंगे हम लोग बारी बारी से कैसे करेंगे। अगर किसी को इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, अगर हिंदी में इंग्लिश नहीं समझ रहे हिंदी में करना है तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ये तीन डॉट देख रहे हैं, ये तीन डॉट, इस तीन डॉट पे आपको टच करना है। जैसे हम इस तीन डॉट पे टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज लैंग्वेज। चेंज लैंग्वेज है, यहाँ पे आप अपना चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो हिंदी कर सकते हैं, हिंदी है तो इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे चेंज लैंग्वेज पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंग्लिश, यानी पहले से इंग्लिश है, हमको हिंदी करना है तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट टच करेंगे। इसमें टच करेंगे तो यहाँ पे आ गया है, देखिए ऑप्शन जैसे गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी, जिस लैंग्वेज आप करना चाहते हो उस लैंग्वेज आप कर सकते हैं। तो हमें हिंदी में करना है तो हिंदी पे टच करेंगे। जैसे हिंदी पे टच करेंगे तो यहाँ देखिए हिंदी लिखा हुआ, पहले इंग्लिश था अब हिंदी लिखा हुआ, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो ये देख सकते हैं पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था गाँव, अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है गाँव का डेटा सिंक करे, जीपी सर्वेक्षण डेटा भरे, जीपी डेटा दिखा है। ठीक है, इस तरह से सभी लोग हिंदी में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग पहला ऑप्शन है ये गांव का डेटा सिंक है, इस पे हम लोग टच करेंगे। जैसे हम लोग इस पर टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया चेतावनी करके, और यहाँ पे हम लोग को हाँ और नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हाँ करना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक आराम से जो लिखा हुआ आराम से पढ़ें, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं।
पहले हाँ करिए, हाँ करेंगे तो यहाँ पे कृपया प्रतीक्षा करें का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रतीक्षा करें और लिख रहा है कि डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया। तो डेटा को हम लोग सफलतापूर्वक प्राप्त किया, उस पर ठीक है पे टच करेंगे। टच कर दें तो ये मेरा पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा पे, दूसरा को टच करेंगे। जैसे हम दूसरा पे टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चुनने के लिए गांव का जीपी का चयन करें, यानी कि इस गांव में जीपी का चयन आपको करना है। तो पहला जो है, कृपया ग्राम पंचायत ग्राम के रूप में गांव का चयन करें, यानी कि जिस गांव का आप सर्वे करना चाह रहे हैं उस गांव को सेलेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पे आना है, ठीक है। तो उस पंचायत में जितने भी गांव होंगे उस गांव का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे देखिए, जैसे टच करते हैं देखिए यहाँ पे उस पंचायत में सारे गांव का नाम आ गया, जैसे भाखड़ा हो गया, भीमपुरा हो गया, हुरारी हो गया, खोड़ियामा हो गया, इस तरह का हो गया। जरूरी नहीं कि यही सेम नाम दिखे, आपके पंचायत जो जो नाम होंगे उसका नाम दिखेगा। हर पंचायत का रेवेन्यू विलेज होते हैं अगस्त गाँव, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। तो जैसे जिस गाँव का आपको सर्वे करना है वो गाँव को आपको टच कर लेना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको भाखड़ा करना तो भाखड़ा पर टच करेंगे, भीमपुरा करना तो भीमपुरा पे, हुरारी करना तो हुरारी पे। चलिए यहाँ पे हम गाँव सेलेक्ट कर लेते हैं हुरारी। ये जो हुरारी है इसको कट कर देते, जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ गया हुरारी, और आगे जारी रखना, तो इस पर टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि आपने हुरारी ग्राम पंचायत ग्राम के रूप में चुना, कि आप जारी रखना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो ठीक है पे करें, नहीं तो रद्द करें। तो ठीक है पे करते हैं हम लोग। जैसे ठीक है पे टच करेंगे तो यहाँ पे एक लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, चेंज लोकेशन। तो आपको जो पहला जो है चेंज द प्रिसाइज लोकेशन पे आपको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया स्थानीय विवरण, राज्य का नाम, जिला का नाम, खंड का नाम, ग्राम पंचायत, गांव, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है कि बारी बारी से ये सब जो दिख रहा है, मूल मापदंड, सुशासन, कृषि और भूमि विकास, ईंधन और चारा, इस तरह का बारी बारी से सारे को हम लोग सर्वे करना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नीचे आएंगे तो लघु उद्योग भी आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे 215 आ गया, यानी कि बारी बारी से हमें टोटल 215 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो कैसे कैसे जवाब देना है, क्या क्या लिखना है, वो आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। तो सब, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक ड्राफ्ट सहेजा और सबमिट। तो ड्राफ्ट सहेजा का मतलब होता है कि आप मतलब कि इस तरह का सर्वे आप कर रहे हैं बारी बारी से, और बीच में कोई मतलब कोई और काम आ गया, या अभी नेट नहीं काम करे, मोबाइल बैटरी डेटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट सहेजा पे टच करके जाएंगे। ड्राफ्ट सहेजा कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जितना डेटा सर्वे आप कंप्लीट किए हुए हैं उतना आपको लिख रहा है डेटा सेव ड्राफ्ट सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपने मान लिया कि जितना 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं, ताकि वो 50 क्वेश्चन का जवाब सेव रहेगा। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि वो डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर से दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ही सबमिट, ठीक है। सबमिट पे करेंगे तो आपका ये जो छूटा रहेगा वो करना है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में ये जो लाल कलर का डॉट बना हुआ है इस तरह का, इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से जवाब देना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको जवाब देना ही पड़ेगा, जहां जहां भी ये लाल कलर का डॉट है वो क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं स्थानीय विवरण है। तो स्थानीय विवरण जो लिखा हुआ इस पे टच करके देख लीजिए हुआ कंप्लीट कि नहीं। मेरे से ये सारा कंप्लीट है। उसके बाद दूसरा पे आएंगे हम लोग, ये मूल मापदंड, मूल मापदंड पे टच करेंगे। जैसे मूल मापदंड पे टच करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तरह के क्वेश्चन आ गया है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग आता है देखते हैं कि संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें चुनना है कि हमारा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है। अब जिस संसदीय चुनाव क्षेत्र में हर का अलग अलग होता है, तो अपना पता करके संसदीय चुनाव क्षेत्र आप चुन सकते हैं। यहाँ पे चुनने पे टच करिएगा, ये यहाँ चुनने पे टच करते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने गांव का नाम आ रहा है, अररिया और औरंगाबाद। आपका कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र है वो आप टच करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र कौन है। जैसे हमारा संसदीय क्षेत्र जो है पाटलिपुत्रा आता है, तो हम लोग पाटलिपुत्रा को
टच करेंगे। इसी पाटलिपुत्रा को टच करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आया कि विधानसभा क्षेत्र है, तो इसको आपको चुनना कि विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टच करना है। जैसे इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ नाम आ गया, जैसे विक्रम, दानापुर, मनेर, मसौरी, पालीगंज और फुलवारी। तो हमारा जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं मसौरी मेरा है, तो मसौरी पे टच करेंगे। फिर उसके बाद गांवों की कुल जनसंख्या, तीसरा क्वेश्चन है गांव की कुल जनसंख्या, यानी कि जिस गांव में हुरारी गांव का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो उस हुरारी गांव में कुल कितना जनसंख्या है आपको ये पता करके यहाँ पे भरना है। ये सब पता आपको मुखिया के द्वारा भी मिल सकता है, वार्ड सदस्य से पता कर लें, या पंचायत सचिव है या प्रखंड में कोई अधिकारी होंगे उनसे पता करके आप, एक स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं सांख्यिकी विभाग, उनसे भी पता करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे जो है इस सर्वे को करने के लिए कुछ चीजें आपको डेटा पहले से पता करना है। जैसे पंचायत सचिव होते हैं उनसे ले लें, मुखिया से ले लें, ठीक है, या प्रखंड में कोई होंगे या उनसे मांगकर आप पहले डेटा ले लें अगर आपको एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है तो जैसे 25वां क्वेश्चन है कि गांव की कुल जनसंख्या, ठीक है, तो गांव की कुल जनसंख्या मान के चलते कि अंदाजा पे एक गांव को ले, देखिए उसमें यहाँ पे 2100 जनसंख्या है उस गांव में, तो हम 2100 डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पुरुष कितना हुआ, तो पुरुष जितने होंगे वहां पे डालना है। मान के चलते हैं कि इस गांव में पुरुष की संख्या 1200 है, तो 1200 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महिला, तो उस गांव में महिला कितना, अगर टोटल 2100 है, 1200 महिला है, तो कितने उसमें से घटा देंगे उतनी महिला की संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 900 महिला की संख्या कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि गांव में कुल परिवार कितने हैं, तो गांव में परिवार कितने, टोटल तो गांव की जनसंख्या 2100 है, परिवार कितने हैं, तो मान के चलते गांव में परिवार जो है 500 है, तो हम लोग यहाँ पे 500 डाल देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारा टोटल 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, यानी कि जीपी इंफ्रास्ट्रक्चर को पे टच करेंगे। जैसे इस पर हम लोग टच कर सकते हैं, तो देखिए जैसे टच किए देख सकते हैं पहले 6 तक कंप्लीट किए थे, यहाँ पे 7 8 9 आ गया, इसी तरह से बारी बारी सब आएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि गांव में पंचायत प्रतिनिधि की कुल संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पे ग्राम पंचायत लिखा है, ग्राम पंचायत से घबराए नहीं, ठीक है। आपको हम लोग को वहां पे उस गांव में कितना प्रतिनिधि है, जैसे कि वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, मुखिया भी होते हैं, अगर उस गांव से मुखिया जीते हैं तो, ठीक है। इस तरह से कितने पंचायत के प्रतिनिधि, उस सरपंच हो गए, उप सरपंच हो गए, ये सब कितने प्रतिनिधि हैं, तो उसकी संख्या यहाँ डालना है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे कि उस गांव में जो हमारी टोटल जो है 12 वो पंचायत प्रतिनिधि हैं, यानी गांव के प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पे लिख रहा है कि जीपी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मुख्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, यानी कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत कितने निर्वाचित प्रतिनिधि हुए हैं, ठीक है। तो जितने वो होंगे उतने आपको डालना है। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि 5 लोग या 7 लोग पंचायत प्रतिनिधि उन्मुख निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, तो वो डाल देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ग्राम पंचायत में वित्त वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए निर्वाचित प्रतिनिधि की संख्या। देखिए यहाँ ग्राम पंचायत जो लिखा है, ग्राम पंचायत आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम लोग गांव का सर्वे करना, तो हम लोग गांव का ही हर चीज को डेटा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रशिक्षण जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया, टोटल 12 लोग में प्रतिनिधि हैं, जिसमें से कितने लोग प्रशिक्षण मान के चलिए यहाँ पे 8 लोगों ने हम लोग प्रशिक्षण लिया, तो यहाँ पे 8 डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या सभी योजनाओं के लाभार्थी की सूची ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की गई है, यानी कि जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा आवास हो गए, पेंशन हो गए, वृद्धा पेंशन हो गए, शौचालय हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, इस तरह की योजना है, उसका जो सूची ग्राम पंचायत में तैयार की गई है, अगर की गई है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। मान के चलते कि ये सूची वहां बनाई हुई है तो हाँ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्या सभी योजनाओं के लाभार्थी की सूची ग्राम सभा अनुमोदित है। कह रहा है कि जितने भी तरह की योजना के लाभार्थी हैं उनका अनुमोदन किया गया है, यानी कि उनको मतलब उनका सूची बनाया गया है। तो हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। ये आपको जांच करके रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर या कुछ होगा ऐसा योजना वाला, पंचायत भवन में या गांव के पास या किसी के पास होंगे, वार्ड सदस्य के पास, उनसे पूछ लेना। अगर है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना। मान के चलते कि रिकॉर्ड कर जांच बना लिया गया है सूची सबका, तो हाँ कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का है क्या सूचना पटल पर प्रदर्शित कार्यों की सूची उपग्राम के भीतर जिसे बस्ती द्वारा किया जाता है अवलोकन करे और दर्ज करे। क्या सूचना पटल पर प्रदर्शित कार्य की सूची उपग्राम के भीतर, ग्राम का जो टोला मोहल्ला होता है उसको उपग्राम कहते हैं, तो उपग्राम में जिसे बस्ती द्वारा किया जाता है वो किया गया है। हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलते कि नहीं किया गया है तो हम लोग यहाँ पे नहीं पे टच करते हैं। जैसे नहीं पे टच फिर नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि जीपी द्वारा गठित स्थायी समिति की संख्या, यानी कि जीपी यहाँ लिखा है, यानी कि जीपी के बजाय यहाँ पे गांव भी हम लोग ले सकते हैं। गांव द्वारा समिति यानी कमेटी की संख्या कितनी बनी है। बहुत सारी योजनाएं बनती है या कुछ चीज काम को लेकर कमेटी बनता है, तीन आदमी 5 आदमी या 7 आदमी का कमेटी होता है जो किसी काम को देखने के लिए कमेटी बनाया जाता है। जैसे रोड ही बनना है या नल बनना है या तालाब खुदाना है तो उसके लिए कमेटी बनता है कि हाँ यहाँ पे तालाब खुदाना चाहिए, क्या क्या परेशानी है उसको सॉल्व करना। इस तरह कमेटी बना है तो उस कमेटी को आपको यहाँ डालना। जैसे मान के चलते यहाँ पे कमेटी 5 गो है तो 5 कमेटी डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 कह रहा है कि 2021 में आयोजित स्थायी समिति बैठकों की संख्या रजिस्टर देखकर रिकॉर्ड करें, यानी कि जो हम लोग ऊपर 5 जो कमेटी लिखे थे समिति, उसकी कितनी बैठक 2021-22 में हुई थी, ठीक है। रजिस्टर में वहां लिखा होना चाहिए, अगर लिखा हुआ जितना तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अभी तक 2 बैठक रजिस्टर में लिखा हुआ था, 2 लिख देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा क्या पंचायत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की है, यानी कि पंचायत ने जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कम करने के लिए कोई योजना बनाई है। यानी कोई आपदा आता है, जैसे बाढ़ आ जाता है, जैसे सुखाड़ आ जाता है या गर्मी के समय फसल जल जाता है, इस तरह का आपदा अगर आता है तो उसका कोई तैयारी प्लानिंग किया हुआ है रजिस्टर में। यानी कि अगर हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान के चलते कि है रजिस्टर तैयार किया हुआ है आपदा प्रबंधन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग हाँ पे टच करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर कहता है क्या कहता है क्या जीपी जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि जीपी जो है ग्राम पंचायत में या पंचायत भवन में जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है, सुविधा वहां मिलता है। जैसे बहुत लोग प्रखंड में ब्लॉक में जाकर जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, या आंगनबाड़ी में भी बन जाता है जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर भवन में भी सुविधा है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मान के यहाँ पे हम लोग सुविधा नहीं है तो नहीं पे टच कर देंगे, ठीक है, या नहीं हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या जीपी आय प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि आय प्रमाण पत्र इनकम प्रूफ अगर बनता है पंचायत में तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे हम लोग प्रखंड में जाकर आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। अगर पंचायत भवन में या पंचायत में बनता है तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नहीं बनता है तो नहीं कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है कि क्या जीपी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रही है। यानी कि जैसे हम लोग आय यहाँ पे देखें आय बनाने के लिए, उसी तरह जाति बनाने के लिए है, तो अगर जाति बनाने के लिए है तो हाँ करेंगे, हाँ नहीं है तो नहीं करेंगे। मान के चलिए जाति प्रमाण पत्र पंचायत में नहीं बन रहा हमारा तो नहीं कर देंगे, हाँ बन रहा है तो हाँ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या जीपी भवन निर्माण अनुमोदन जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जो जीपी भवन है निर्माण अनुमोदन की जारी करता है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान के चलते कि जीपी जो है अनुमोदन नहीं करता तो हम नहीं पे टच करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कि क्या ग्राम पंचायत संपत्ति कर को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यानी ग्राम पंचायत में
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या ग्राम पंचायत संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है? यानी ग्राम पंचायत में जो हम लोग का संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका टैक्स का ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है? हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि हाँ यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या जीपी विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान करता है? यानी कि जीपी जो है किसी भी तरह का शुल्क जो टैक्स लगता है उसका ऑनलाइन भुगतान होता है? हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं होता। ये आपको वहां देखना होगा। तो मान के चलते यहाँ पे होता है तो हाँ कर देंगे। फिर ग्राम पंचायत वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध है? गांव में, आपके गांव में या पंचायत में आपको वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा वन स्टॉप सेंटर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, क्या जीपी में उपलब्ध नहीं है तो जीपी से दूरी? अगर उपलब्ध नहीं है तो जीपी से कितना दूर है? ठीक है। ग्राम पंचायत वन स्टॉप सेंटर जो है नहीं है तो 1 किलोमीटर से कम है, या 1 से 2 किलोमीटर कम है, 2 से 5 किलोमीटर है, या 5 से 10 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर से अधिक है। अगर आपका जो वन स्टॉप सेंटर अगर जहाँ जितना डिस्टेंस पे है तो हाँ मान के लिए मेरा 10 किलोमीटर, यहाँ पे जो 10 किलोमीटर से अधिक तो वन स्टॉप सेंटर है तो 10 किलोमीटर में टच करते हैं। ठीक है। अगर हाँ है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, अगर हाँ करते हैं यहाँ पे हम लोग तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। ये 22 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 24 नंबर पे आते हैं। क्या स्थायी समिति में स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधि है? यानी कि जो हम लोग का स्वयं सहायता समूह है उस स्थायी समिति में स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधि है, यानी कि स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधि कोई करते हैं? हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं लोग, यहाँ पे प्रतिनिधि का मतलब होता है लीडर। लीडर है कि नहीं? ठीक है। तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद 25 नंबर कि ग्राम सभा महिला की भागीदारी की प्रतिशत पिछले 2 ग्राम सभाओं के औसत है। यानी कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसमें कितने प्रतिशत में महिला आती है उसका औसत, फिर कितनी प्रतिशत महिला भाग लेती है उसका औसत निकालना है। मान के चलते हैं कि पिछला बैठक में जो महिला है 80% आई। ठीक है। 80% आई। दूसरा बैठक में 70% आई। तो पूरे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150। ठीक है। 150 गया। जितना आएगा उसको 2 से हम लोग भाग देंगे। जितना आएगा उसको 2 से भागा देके कितना आएगा? 75। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 75 जो आएगा तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। ठीक है। यानी कि महिला की जो औसत है 75% भागीदारी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा करें ग्राम सभा, फिर उसके बाद दूसरा करें ग्राम सभा पुरुषों भागीदारी की संख्या कितनी है? जितने पुरुष वहां पे होंगे भागीदारी उतना यहाँ पे लिख देना। मान के चलते कि दोनों में भागीदारी मिलाकर 80% आता है तो यहाँ पे 80 भर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। 26 में 2021-22 में आयोजित महिला सभाओं की संख्या कितनी है? यानी कि 2021-22 में कितनी बार महिला सभा की संख्या थी आयोजित होने? महिला सभा की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि हर बार आयोजित महिला सभाओं की संख्या, तो कितनी बार महिला सभा की संख्या होगी? मान के चलते हैं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि 2021 में आयोजित महिला सभाओं की संख्या, तो अभी तक कितनी बार महिला सभाएं की हो चुकी है उसकी संख्या कितनी है? तो जैसे मान लो कि साल में 4 बार महिला सभा लगा है तो महिला सभा में 4 डालें। फिर क्वेश्चन नंबर 27 का क्या पंचायत में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लगाया गया है? यानी आपके पंचायत में है जो प्लास्टिक जो है उस पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगाया गया है? हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं है। तो मान के चलते यहाँ पे हम लोग को हाँ लगाया गया है तो हाँ कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 पे करें क्या ग्राम पंचायत में कह रहा है कि ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति कार्यरत है? यानी कि आपके पंचायत में है जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट या कमिटी वहां पर है, कार्य कर रहा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान चलते कि हमारे गांव में नहीं है तो नहीं कर देंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन 29 क्या जन वैध
जैव विविधता रजिस्टर अपडेट किया गया है, यानी कि जो जैव विविधता जो रजिस्टर है वो अपडेट किया गया है आपके पंचायत में। हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं, मान के लिए नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या रहेगा, पंचायत भवन की उपलब्धता अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें, यानी कि पंचायत भवन में क्या क्या उपलब्ध है आपका उसको देखें और रिकॉर्ड करें। तो हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं के, मान के लिए कि हाँ है तो यहाँ पे हम लोग हाँ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 लिखा रहा है कि जीपी भवन या प्रमुख स्थान में जन सूचना बोर्ड की उपलब्धता है, अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें। तो आपको यहाँ पे जो पंचायत भवन जीपी में सूचना बोर्ड की उपलब्धता है, सूचना बोर्ड जो होता है इस तरह का एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है बाहर में पंचायत भवन के। ठीक है, वहाँ पे सारी योजनाएं का लिस्ट बना रहता है, लिखा रहता है कौन सी योजना कब होगा, मीटिंग कब होगा, डेट कब होगा, आम सभा कब लगती है, इस तरह का है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं अगर है तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध और अद्यतन है, फिर उपलब्ध है लेकिन अद्यतन नहीं है। ठीक है, जो अपने हम लोग मान के चलिए यहाँ पे उपलब्ध और अद्यतन है तो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे। 32 नंबर पे देख सकते हैं, क्या ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय की सुविधा है, यानी कि उस ग्राम पंचायत में महिला के लिए अलग से शौचालय है, चालू है, अवलोकन में देखे और रिकॉर्ड को सेव करें। हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। मान लो हम वहाँ पे शौचालय की सुविधा है तो हाँ कर देंगे, तो हाँ पे टच करते हैं, जैसे हाँ पे टच करते हैं। फिर उसके बाद क्या 33 नंबर, क्या जीपी में समुदाय भवन है, यानी कि जीपी में जो कम्युनिटी भवन होता है वो है। हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे पंचायत में कम्युनिटी भवन नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर हाँ है तो हाँ कर देंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 34 में पूछ रहा है कि क्या ग्राम पंचायत के पास बिजली, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, जलापूर्ति की सुविधा, सामुदायिक भवन अवलोकन है। हाँ है तो हाँ करेंगे, बिजली देखिए बिजली है तो हाँ करेंगे, महिला के लिए हाँ है तो हाँ करेंगे, जलापूर्ति हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको हाँ हाँ कर देते हैं, हम मान के चल रहे हाँ तब। ठीक है, सिखाने के पर्पस है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई कुछ अवलोकन करे। ठीक है, जो दे रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे अवलोकन करे, रिकॉर्ड करे, या यहाँ पे लिखा अवलोकन करे, रिकॉर्ड करे। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाँ ना कर रहे हैं तो इसका जवाब हो सकता है कि इसका फोटो खींच के आपको डालना पड़े। तो ध्यान से, पता चला कि कोई ने हाँ कर दिया और उसका वो झूठ मूठ के आप हाँ डाल दिए, पता नहीं था और आप हाँ डाल दिए, तो बाद में आपको उसका रजिस्टर में फोटो खींच के आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब आप लोग ध्यान दें। ठीक है, गलत डेटा ना भरें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि की संख्या, यानी कि उस गांव में कितने जो है SC ST से जीते हुए निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड सदस्य SC ST से होंगे, समिति होंगे, या और भी जितने तरह का मेंबर होते हैं वो सब अगर SC ST से आते हैं और जीते हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो मान के चलते हैं कि इस गांव में संख्या जो है 4 लोग जो है SC ST में हैं और वो जीते हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या, यानी कि उस ग्राम पंचायत में, यानी कि उस पंचायत में, उस गाँव में कितने महिला जो प्रतिनिधि हैं जो जीती हुई है। ठीक है, इससे आपको जात पात नहीं देखना, उसमें सिर्फ महिला देखना है, तो देखो कितनी महिला जीती हुई है। ठीक है, तो आपको जितनी महिला मांग के चलते हैं वहां पे 8 महिला जो है जो जीती हुई है निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो 8 डाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 37, क्या पंचायतों में बुजुर्ग और बेघर और बेसहारा लोगों के लिए कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है। क्या कोई पंचायत में बुजुर्ग और बेघर और बेसहारा लोगों के लिए कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है, यानी कि उस गाँव में जो बुजुर्ग है या कोई अकेली महिला है या कोई बेघर, उनके लिए कोई सुविधा प्रदान किया गया है। अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि एक पंचायत भवन में जो जिनके पास घर नहीं, यहाँ पर रह सकते हैं, खाना पीने की व्यवस्था है अगर है तो उस तरह के हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हम टोटल 37 क्वेश्चन हो गया, आगे नहीं आए। आगे के प्रकरण है, अब आते हैं 20 ऑप्शन पे, कृषि और भूमि विकास, ईंधन और चारा। अब इस पे टच करेंगे तो हम लोग को आगे 38 नंबर 39 इस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग इस पे टच करते हैं। जैसे इस पे टच करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लोग 37 तक वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आ गया, 38 39। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने वाले गांवों की पारिवारिक संख्या कितनी है। यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत उस गांव में कितने परिवार ने लाभ प्राप्त किया है। तो मान के चलते हैं कि उस गांव में हमारे में टोटल 500 परिवार लेके चले थे, तो मान के चलते कि 200 लोग जो है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से लाभ प्राप्त किए, तो 200 डालेंगे। ठीक है, इस तरह का आपको कुछ कुछ जो डेटा है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, आप कैसे पता करेंगे। तो या तो आपको पहले ही पता है कि आप मुखिया से, वार्ड सदस्य से या पंचायत सचिव से या प्रखंड में जाकर पहले इस तरह का डेटा आप लोग खुद प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ कुछ डेटा है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, खुद खुद आपको गांव में घूमकर पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 39 क्वेश्चन आते हैं। गांव के राजस्व सीमा के भीतर सरकारी बीज केंद्र उपलब्ध है, अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें। यानी कि गांव के अंदर जो है, जो विलेज के अंदर है, कोई ऐसा सरकारी बीज केंद्र है जहाँ पे बीज मिलता हो। ठीक है, बीज समझते हैं ना, जैसे टमाटर का बीज हो गया, भिंडी का बीज हो गया, या किसी भी तरह का बीज वहां पे मिलता हो तो हाँ करेंगे, और जो नहीं करेंगे, जो सरकारी हो, प्राइवेट नहीं। तो अगर मान लीजिए नहीं है हमारे गांव में तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसका 40 क्वेश्चन करेंगे। ग्राम में उनके स्थल सीमा के भीतर उपलब्ध न होने का निकटतम सरकारी बीज केंद्र से दूरी कितनी। यानी कि मेरे गांव में नहीं है लेकिन कहीं और होंगे, प्रखंड में होंगे या कहीं दूसरे गांव में होंगे, तो आपके गांव से वहां जहाँ पे सरकारी बीज मिलता है कितना किलो डिस्टेंस पे है वही डालना आपको। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर है, या 2 किलोमीटर है, या 2 से 5 किलोमीटर, या 5 से 10 किलोमीटर, या 10 से अधिक है। मान के चलते कि मेरा जो है जो बीज मिलता है 5 से 10 किलोमीटर के बीच में है, तो 5 से 10 किलोमीटर टच कर देंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, क्या यह गांव जलमग्न विकास परियोजना का हिस्सा है। यानी कि यह जो गांव है जलागम विकास परियोजना का है, तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लो मेरा गांव जलागम विकास परियोजना के तहत नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो नहीं पे टच कर देंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का है, गांव में राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वर्षा जल संचयन प्रणाली, तालाब, बांध, चेकडैम आदि की उपलब्धता है। यहाँ पे गांव में जो है सामुदायिक वर्षा जल संचयन प्रणाली, तालाब, बांध, चेकडैम है। तालाब कुछ बनाया गया है, सुविधा है, या चेकडैम होता है, या जल संचयन कोई होती है, वर्षा का जो वर्षा को बचाव करने के लिए होता है ना, कि कहीं तालाब बना दिए या नहर बना के उसको पानी को रोक रहे हैं, या कहीं घर में छत पे आप लोग बनाते हैं, चेक डैम होता है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में तालाब है, वर्षा को जल संचयन नहीं है, तो हाँ पे टच कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कि क्या गांव में सरकारी योजना के तहत कोई किसान समूह है। यानी कि हमारे गांव में, आपके गांव में कोई किसान के लिए कोई ग्रुप है, जैसे एसएचजी के लिए दीदी का जीविका का ग्रुप है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी तरह किसान के लिए कोई ग्रुप है। अगर हाँ है तो इसमें कौन सा है, तो किसान आपको समझता है, या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, या दोनों है, या कोई नहीं है। अगर जो है उसको डालेंगे। इसे मान के चलते कि दूसरा नंबर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, तो हाँ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अब आता है क्वेश्चन 44 कहता है गांव के राजस्व सीमा के अंदर खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम की उपलब्धता है। यानी कि गांव में, यानी कि रेवेन्यू विलेज में कोई फूड स्टोरेज, ठीक है, खान जैसे कि प्याज का होता है ना, प्याज कहीं रख देते हैं आपको स्टोर करने के लिए, ऐसी कोई उपलब्धता है, गोदाम है जिसको गोदाम करके सामान रख के वहां पे लोग स्टोर कर सकते हैं कुछ लंबे समय तक। अगर है वहां तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मेरे गांव में नहीं है तो इसमें नहीं पे टच कर देंगे। ठीक है, फिर नहीं है तो उसका क्वेश्चन है 45 नंबर की, यदि गांव में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो खाद्यान्न भंडारण के निकटतम गोदाम कितनी दूरी है। यानी कि अगर गाँव में गोदाम नहीं है तो आपके गाँव से अगल बगल कितनी दूरी पे कोई दूसरा गोदाम है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि मेरे गांव में 1 किलोमीटर से कम में है तो डालेंगे, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर है डालेंगे, 2 से 5 किलोमीटर के अंदर है तो डालेंगे। मान लीजिए कि मेरे गांव में 2 से 5 किलोमीटर के अंदर जो है एक गोदाम है दूसरे गांव में या दूसरे पंचायत में, तो वहां पे डाल देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधा की उपलब्धता है। यानी कि गांव के अंदर भीतर जो है प्राथमिक प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध है। हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि नहीं है मेरे गांव में तो नहीं डालेंगे।
स्टेप 47 कि क्या गांव के 47 क्या गांव की अपनी राजस्व सीमा के भीतर कस्टम हायरिंग केंद्र है, कृषि उपकरण तक पहुंच है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन करके उस गांव में आपका कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि CHC कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब है कि गांव में किसान लोग, जैसे कि आप लोग ट्रैक्टर होता है, पावर टिलर होता है खेत जोतने के लिए, या आपको कोई ऐसी मशीन थ्रेशर है, या कोई सीड यानी कि दवा छींटने के लिए जो स्प्रिंकलर मशीन, वो सब वहां पे उपलब्ध है। वहां पे किसान क्या करते हैं, कुछ अमाउंट रेंट देके या किराया देके लेते हैं, यूज करते हैं, फिर वहां पे जमा कर देते हैं। अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान के चलते मेरे गांव में अभी तक नहीं बना है तो नहीं पे टच करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अगर ऐसे गांव के राजस्व सीमा के भीतर मिट्टी परीक्षण केंद्र है, ठीक है, यानी कि गांव में आपको जो सॉइल टेस्ट होता है, अगर उसका कोई केंद्र है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लो मेरे गांव में कोई सॉइल टेस्ट सेंटर नहीं है जहाँ मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, तो नहीं पे टच कर देंगे। फिर बोलेगा कि फिर क्वेश्चन नंबर 49 कहते गांव में राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध न होने का निकटतम मृदा परीक्षण केंद्र की दूरी। फिर वही क्वेश्चन है कि आपके गांव में अगर सॉइल टेस्ट नहीं होता तो आपके गांव से कितने दूरी पे आपका कहीं पे सॉइल टेस्ट होता है, या पंचायत में होता है दूसरी जगह, या प्रखंड में होता है, कितना दूरी है। तो मान के चलते कि मेरे गांव में 10 किलोमीटर से अधिक पे है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर से अधिक पे डाल देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, और ये सब देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन, जरूरी नहीं है, देख सकते हैं कि ये हर क्वेश्चन सब में आए, कहीं कहीं नहीं भी आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं आया, अच्छा आ गया इस सब। ठीक है, आपको इत्मीनान से धीरे धीरे हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आपको जवाब देते रहना। ठीक है, जो जैसा पूछे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि गाँव के राजस्व, क्वेश्चन 50 कहता है गांव के राजस्व सीमा में खाद दुकान की उपलब्धता देखे और रिकॉर्ड करें। यानी कि उस गांव में खाद की दुकान की उपलब्धता है, जो खाद फर्टिलाइजर होते हैं जो खेत में छिड़कना जाता है, अगर उस खाद का उपलब्धता है गांव में तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में खाद का दुकान है तो हाँ कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामान्य चरगाह की उपलब्धता है। यानी कि आपके गांव में है, आपके गांव या रेवेन्यू विलेज के अंदर सामान्य चरगाह की उपलब्धता है, यानी कि चरगाहें चरने उड़ने के लिए उपलब्धता है, जो जानवर चरते हैं, तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मान लगे मेरे गांव में है तो हाँ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत इस गांव के किसानों को संख्या सर्वेक्षण प्रवृत्ति संचय संख्या क्या है, यानी गांव में कितने लोग किसान जो है पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये डेटा अगर आप गांव में भी से पता करते कितने लोग जो है किसान लोग जो रजिस्टर्ड है या नहीं, तब तो पंचायत सचिव के पास भी ये डेटा होंगे, उनसे भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मांग लेते कि मेरे गाँव में 100 लोग जो है, 150 लोग जो है किसान वो रजिस्टर है, तो यहाँ पे 150 लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि इस गांव के किसान कुल संख्या जिन्हें प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि इस गांव में टोटल किसान है, उनमें से कितने किसान जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री कृषि पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। यानी कि मान के चलते हैं कि 150 किसान में हमको 120 किसान जो है उनको प्रधानमंत्री कृषि पेंशन योजना मिलता है, तो 120 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 120 लिख दिए। अब आते हैं क्वेश्चन 55 कृषि वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में गांव में PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है। यानी कि हम लोग कैसे जीवन बीमा होता है उसी तरह हम लोग का एक फसल बीमा होता है, यानी कि उस टोटल कितने उस गांव में कितने परिवारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ प्राप्त हुआ। जैसे होता ना कि फसल जल गया या बर्बाद हो गया या फसल नहीं हो जाता, तो उसके लिए बीमा होता है, उसके लिए कितने लोग लाभ प्राप्त किए। मान के होते हैं कि अभी तक उस गांव में 20 परिवार ने लाभ प्राप्त किया था फसल बीमा का, उनका नष्ट हो गया था या उनका
वर्षा न होने के कारण फसल सही से नहीं हुआ या बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिला, ठीक है, उस तरह से कुछ ऐसा परेशानी आता है, हमको लाभ मिलता है, तो यहाँ पे अपना इसको क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि गांव में वर्तमान जैविक खेती करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जैविक खेती का मतलब होता है, जो जैविक खेती यहाँ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने लोग करते हैं, किसान लोग, ठीक है। अभी तो बहुत कम है, बिहार में लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि उस गांव में टोटल 5 लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मतलब हो गया कि जो ये सब नेचुरल तरीके से खाद का यूज करना, गोबर का यूज करना, जो केमिकल का प्रयोग नहीं करते होंगे, फर्टिलाइजर का यानी कि बीज का उपयोग नहीं कर देंगे, ठीक है, रासायनिक पदार्थ का यूज नहीं करते हैं, उससे जो होकर खेती को जैविक खेती हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 के बाद पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, यानी कि पिछले 21-22 के दौरान कितने लोग जो है सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त किए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड कितने लोग प्राप्त किए हैं, तो हमारे इस गांव में अभी तक 50 लोग ने सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50 लिख देंगे। फिर आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 कहता है कि गांव की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो गांव में जो सिंचाई होते हैं, जो किसान लोग गांव में सिंचाई करते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है। नहर से करते हैं, सतही जल से करते हैं। सतही जल कहने का मतलब जो जमीन से पानी निकालते, सबमर्सिबल हो गया, इस तरह का, ठीक है, तो ये हो गया। फिर या नलकूप या कुआं से निकालते हैं, या अन्य कोई सुविधा उससे करते हैं सिंचाई, तो वो लिखना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इस गांव में सतही जल से ज्यादा उपयोग करते, सबमर्सिबल से करते हैं, तो हम लोग सतही जल पर टच करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर आते हैं, ठीक है। 59 नंबर कह रहा है कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने वाले परिवार की संख्या इसमें डालना है। इसमें ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है कि जो एक खेती होता है, जो डायरेक्ट पेड़ में बूंद बूंद करके जो पानी डल जाता है, उस तरह खेती को ड्रिप सिंचाई करता है। अगर आपके गांव में अगर इस तरह कोई लोग करते हैं तो डालिए, नहीं तो 0 रख दीजिए। मान लीजिए मेरे गांव में 2 किसान हैं जो ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं, तो डॉट डालेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सिंचाई के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों हेक्टेयर अभी एकड़ में 2.4 में कितना भाग दिया गया है, यानी कि देखिए हेक्टेयर में यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। अगर एकड़ पता चल जाता है तो उसको 2.47 से भाग कर, मान करते हैं कि 100 एकड़ है, ठीक है, पूरे गांव में 100 एकड़ की खेती होता है, ठीक है, ड्रिप स्प्रिंकलर से, तो उसको क्या करेंगे, 2.47 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान के चलो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 4 वाला मान के चलो कि 10 एकड़ खेती है तो उसको 2.47 से भाग देंगे, जितना आएगा वहां इतना पे लिख देते हैं। मान के चलते यहाँ पे मेरे को 2 आया, तो 2 हेक्टेयर में खेती होता है। चलिए आगे हम लोग किस पे हैं, हम लोग पशुपालन पे टच करेंगे। जैसे पशुपालन टच कर देख सकते हैं, वो 60 तक कर चुके हैं, 61 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 61 क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन का क्या गांव में पशुधन का विस्तार सेवाएं हैं, कुछ गांव में जो है पशुधन का विस्तार सेवा है। जैसे क्वेश्चन की पशुधन विस्तार अधिकारी इस गांव में है, पशु सखी या पशु मित्र गोपाल मित्र है या उपलब्ध नहीं है, जो है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे गांव में पशु सखी या पशु मित्र या गोपाल मित्र है, कोई एक है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, ठीक है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 का गांव की राजस्व सीमा के भीतर दूध संग्रहण केंद्र, दूध मार्ग, शीतलन केंद्र की उपलब्धता है, देखें और रिकॉर्ड करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दूध संग्रह, दूध का संग्रह केंद्र होता है जो बहुत लोग क्या करते हैं, किसान या परिवार जो दूध को गाय भैंस पालते हैं, वो दूध निकालते हैं और कहीं एक जगह गांव में कलेक्शन सेंटर होता है जो गांव को दूध को जमा करता है और उसको फिर बाहर देता है। अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में दूध कलेक्शन सेंटर है तो हाँ कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63। गांव में राजस्व सीमा के भीतर कुक्कुट विकास में किसी सहायक परियोजना की उपलब्धता है,
यानी कि कोई गांव में कुकुर विकास है तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मेरे गांव में कुकुर विकास नहीं है तो नहीं कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव में रजत सीमा के भीतर बकरी पालन विकास में कोई सहायक योजना की उपलब्धता है, यानी कि आपके गांव में है कि बकरी पालन विकास में कोई सहायक है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में बकरी विकास पालन सहायक है तो हम हाँ कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 कह रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर सुअर पालन जो पिग होते हैं, जो सुअर पालते हैं लोग, उसका कोई विकास सहायक परियोजना है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मांगते मेरे गांव में नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 66 आते हैं कि गांव के राजस्व सीमा के भीतर पशु चिकित्सा क्लिनिक या अस्पताल की उपलब्धता देखें और रिकॉर्ड करें। यानी गांव में जो है पशु का चिकित्सा या क्लिनिक है, अस्पताल है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मतलब तो मेरे गांव में पशु चिकित्सा क्लिनिक नहीं है तो नहीं करेंगे, अस्पताल नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम लोग आएंगे तो देखिए 67 है कि उस गांव में पशु चिकित्सक क्लिनिक नहीं है तो आपके गांव से कितना दूरी पे कोई पशु चिकित्सक क्लिनिक या अस्पताल है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, या 2 से 5 किलोमीटर दूर है, या 5 से 10 किलोमीटर या 10 से अधिक है। तो मतलब मेरे गांव में जो पशु चिकित्सक क्लिनिक या अस्पताल है जो 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे हम लोग 10 पे टच करते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे अब आगे समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अब मछली पालन हम लोग अब करेंगे, मछली पालन पे इस पे टच करेंगे। जैसे इस पे टच करेंगे तो नीचे आएंगे, देख सकते हैं अब 67 तक खत्म हो गया, यहाँ 68 क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या गांव में राजस्व सीमा के भीतर कोई परिवार मछली पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, तटीय मत्स्य पालन अन्य कर रहा है, यानी कि कोई मछली पालन कर रहा है कि नहीं आपके गांव के अंदर? अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मेरे गांव कोई मछली पालन करता है तो हाँ करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आपको कि क्या गांव में की राजस्व सीमा के भीतर मत्स्य पालन के लिए उपयोग किए जाने वाला सामुदायिक तालाब है तो करें। यानी गांव के अंदर जो है मत्स्य पालन करने के लिए सामुदायिक तालाब है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मगर मेरे गांव में है तो हाँ कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपको क्या गांव में राजस्व सीमा के भीतर मत्स्य पालन के लिए कोई विस्तार सुविधा है, मत्स्य के अंदर मछली पालने के लिए कोई सुविधा, वहाँ विस्तार करने की कोई सुविधा है, हाँ तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। तो यहाँ पे मान के लिए मेरे यहाँ कोई विस्तार करने की सुविधा नहीं है तो यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे नहीं पे टच करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे देखिए नहीं है तो अगर राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो कितनी दूरी पे कोई ये मत्स्य की सुविधा विस्तार सुविधा है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर है, या 2 से 5 है, या 5 से 10 या 10 से अधिक है, जितना है उतना आप कर सकते हैं। मान के चलिए 5 से 10 किलोमीटर में कोई मत्स्य पालन मछली पालन के विस्तार करने की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पे वो 5 से 10 किलोमीटर टच कर देंगे। और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब भी अगर मान लेते हैं सर्वे कर रहे हैं, बीच में कहीं जा रहे हैं या कुछ काम है तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट सहेजा लिखा हुआ, तो ड्राफ्ट पे टच कर देंगे। ड्राफ्ट पे टच कर देंगे, इससे क्या होगा, जैसे ड्राफ्ट पे आप टच करते हैं तो देखिएगा यहाँ ठीक है तो ऑप्शन आ गया, तो इसको कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि आप अगर जितना काम किए होंगे उतना आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर नहीं करते तो फिर सारा डेटा आपको उड़ जाएगा। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा जो एक क्वेश्चन नीचे पूरा जब आ जाएंगे हम लोग 251 तक, तो नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा तो हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, अगर आधा हुआ है बाद में सोचेंगे 1 घंटा कर दिए काम, फिर 2 घंटा बाद करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट पे आप लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, मछली हो गया, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन ग्रामीण आवास। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मछली आप क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रामीण आवास पे। ग्रामीण आवास पे आते हैं तो ग्रामीण आवास क्वेश्चन 72 क्वेश्चन कर रहा है कि गांव में कच्ची दीवार छत वाले परिवार की संख्या कितनी है। गांव में कच्ची दीवार या छत वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो उस गांव में जितने लोग जो कच्ची दीवार है या छत वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो मान के उस गांव में
400 लोग के पास छत की दीवार है तो 400 डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 73 पे आता है। 73 कह रहा है कि गांव में उन परिवारों की संख्या जिन्हें पीएमवाई राज्य विशिष्ट आवास योजना प्राप्त हुआ है मकान सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार संचय डेटा करें। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग वहां मकान के संख्या को मिला है, बना है, तो उसमें से जितने लोग मिला है, जैसे मान लेते हैं कि 100 लोग को टोटल उस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, इसमें से लिखा पूरा है, स्वीकृत है, यानी कि मान के चलते हैं कि पूरा में 100 लोग को मिला है या 50 लोग को मिला है, 100 मान के चलते हैं कि उस गांव में टोटल 100 लोग को आवास योजना मिला है, जिसमें से 60 लोग जो है घर को पूरा बना लिए अच्छे से। ठीक है, और बाकी जो है 40 लोग उनको स्वीकृत है, यानी कि वो बना रहे हैं, उनको स्वीकृत हो चुका है बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 का पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी पते सूची में रहने परिवारों की संख्या सर्वेक्षण तिथि पर संचय डेटा, ये कितने लोग हैं ये डालना है आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूची रहने वाले परिवारों की संख्या सर्वेक्षण के तिथि कितने लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सूची में उनका नाम है। तो मान लें कि टोटल उस पूरे गांव में 150 लोग या 200 लोग का सूची में नाम है तो 200 डाल देंगे। ठीक है, वो आपको पता करना पड़ेगा पंचायत सचिव से, मुखिया से, या आपको ब्लॉक में जाकर कितने लोग सूची में नाम है नहीं है सब आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जल और पर्यावरण स्वच्छता, तो इस पे टच करेंगे। जैसे इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 75। गांव में पाइप जलापूर्ति में क्लोरीनीकरण की प्रणाली की उपस्थिति है, यानी कि गांव में जो पाइप जो जल गया उसमें क्लोरीनीकरण होता है। ठीक है, यानी साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीनीकरण यानी कि करते हैं। अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। कि मान लीजिए मेरे गांव में क्लोरीनीकरण की सुविधा नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है कि वर्तमान में गांव में फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने जल नमूना परीक्षण की व्यवस्था है। जैसे आपके गांव में जो जल को नमूना का परीक्षण करने की सुविधा है, यानी पानी को चेक करने का, ठीक कैसे सॉइल टेस्ट करते थे मिट्टी का परीक्षण, से पानी का परीक्षण करने की सुविधा है। हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 77 पे आते हैं। 77 कह रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या, कृपया जल संचयन संरचना किसी एक निरीक्षण का रिकॉर्ड करें। यानी गांव के भीतर जल संचयन को संरक्षण करता है, अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो सॉरी हाँ है तो कितना है वो डालेंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो मान लीजिए 2 गो है संचयन का तो 2 डाल देंगे, रिकॉर्ड को देख कर डालना, अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 78 आता है। 78 कह रहा है क्या गाँव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति VWC का गठन है, किया गया है, यानी आपके गांव में जो है जल एवं स्वच्छता समूह का गठन किया गया है, अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान लो मेरे गांव में जल स्वच्छता समिति नहीं है तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का गांव की राजस्व सीमा के भीतर जल निकासी सुविधा का सबसे प्रमुख प्रकार क्या है। यानी गांव की राजस्व सीमा के भीतर जो है जल निकासी की सुविधा के सबसे प्रमुख कारक क्या है। देखिए रिकॉर्ड में ढकी हुई नालियां हैं, या पट्टी में ढकी हुई खुली पक्की नाली है, या बिना ढकी खुली पक्की नाली है, या खुली कच्ची नाली है, जल का कोई निकास नहीं है। तो आपको ये डालना, जैसे मान के देखिए मेरे यहाँ बिना ढकी हुई, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ गांव में बिना ढकी हुई खुली पक्की नाली है, तो जिससे आप टच कर देंगे। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है क्या इस गांव के लिए परिभाषित सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली मौजूद है। यानी कुछ ऐसी सामुदायिक अपशिष्ट है उसको निपटान के लिए कोई मौजूद है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। मान लीजिए मेरे गांव में ऐसी कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि क्या गांव में खुले में शौच मुक्त ODF प्रमाण पत्र देखने के बाद रिकॉर्ड करें। यानी कि आपके गांव में जो शौचालय मुक्त के लिए
उसका प्रमाण पत्र है तो हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। मान लो मेरा गाँव में है ये शौचालय मुक्त नहीं हुआ है और प्रमाण पत्र उसका नहीं है तो नहीं पे टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कि गांव में नल कनेक्शन वाले परिवार की संख्या कितनी है, यानी कि आपके गांव में कितने परिवार में नल का कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपको उतना डालना है। जैसे मान के मेरे गांव में 450 लोगों के परिवार के पास नल का कनेक्शन है तो नल के डाल देंगे कनेक्शन, उतना डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ग्राम में राजस्व सीमा का निर्मित सामुदायिक शौचालय की संख्या कितनी है। आपके गांव में जो है टोटल कितने कम्युनिटी शौचालय, यानी कि गांव में जगह जगह पर होता है ना कि शौचालय बना दिया जाता है यहाँ पे लोग उसका उपयोग कर सके, तो कितनी है पे गांव में। अगर मान लीजिए मेरे गांव में 5 है, ठीक है 5 डाल देंगे, नहीं है तो 0 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि गांव में दिव्यांग विकलांग के लिए डिजाइन किया गया सामुदायिक शौचालय की संख्या है, यानी कि गांव में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कुछ शौचालय बनाया गया है। अगर हाँ जितना है तो उतना डालेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में एक भी नहीं है तो 0 डाल देंगे। ठीक है, अगर 1 है तो 1 डाल देंगे, ये आपके ऊपर है कि आपके गांव में है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर क्या गांव में ठोस अपशिष्ट नियमित रूप से एकत्र किया जाता है, यानी कि क्या गांव में ठोस अपशिष्ट नियम रूप से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ठोस पदार्थ एकत्र किया जाता है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मेरे गांव में मान लो कि ठोस अपशिष्ट सॉलिड चीज है नहीं है तो नहीं पे टच कर देंगे। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 88 का गांव में ऐसे परिवार की संख्या जिनमें स्वच्छ शौचालय नहीं है। गांव में ऐसे कितने परिवार जिनके पास अभी भी शौचालय नहीं है, तो जितने लोग हैं उतने लोगों को डालेंगे। मान लीजिए कि मेरे यहाँ अभी भी 20 लोगों के पास अभी शौचालय नहीं प्राप्त है या नहीं है तो 20 डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क। अब आते हैं हम लोग सड़क और संचार पे। अब हम लोग इस पे सड़क और संचार पे टच करेंगे। इस पे टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सड़क और संचार पर हम लोग टच करते हैं। इस पे टच करेंगे तो देख सकते हैं अब आगे हम लोग को क्वेश्चन आ गया 89 नंबर। तो क्या गांव में 12 माह से सड़क से जुड़ा है, देखे और रिकॉर्ड किया। क्या जो गांव है जो 12 माह तक सड़क जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हाँ है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं। गांव जो है तो सड़क जुड़ा हुआ है, हर साल रहता है ना, ऐसा नहीं कि 6 महीना जब बरसात नहीं होता तो सड़क दिखता है, फिर 6 महीना बरसात आ गया तो वो डूब गया सड़क, ऐसा नहीं है। तो उसको अगर ऐसा है तो उसको 12 मास नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं यानी कि सालों भर सड़क रास्ता बना हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा हाँ है तो हाँ डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 91 करा कि क्या गांव में आंतरिक पक्की सड़कें CCET सड़कें देखें और रिकॉर्ड करें। क्या आपके गांव में जो पक्की सड़कें हैं जो ढलाई से बना हुआ है, ईंट का बना हुआ, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं है। यानी कि मान लीजिए हाँ कि पूरी तरह से कवर है तो ये मान के पूरी तरह से कवर तो हम इसमें टच कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92 कहा कि गांव में आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता कितनी है। यानी गांव में आने जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, टेम्पो हो गया, बस हो गया, ई रिक्शा हो गया, इस तरह का है तो कौन सा है, बस है या वैन है, ऑटो है या कोई नहीं। अगर नहीं है नहीं डालेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे गांव में ऑटो चलता है तो ऑटो पे टच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 का गांव के राजस्व सीमा के साथ रेलवे स्टेशन उपलब्धता है। यानी कि गांव में जो है अपने गांव का जो रेलवे स्टेशन की उपलब्धता है अगल बगल, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। मान लीजिए मेरे गांव के अगल बगल रेलवे स्टेशन की उपलब्धता नहीं है तो यहाँ पे नहीं डाल देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। आपके गांव से कितने किलोमीटर दूर में रेलवे स्टेशन है। 1 किलोमीटर का है दूर है या 1 से 2 किलोमीटर या 2 से 5 किलोमीटर। मान लीजिए मेरा जो गांव से जो डिस्टेंस है 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है तो इसको हम 10 से 20 किलोमीटर दूरी पे टच करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट जब ये हम लोग अब आते हैं इस पे पारंपरिक और ग्राम पारंपरिक ऊर्जा पे। अब इस पे टच करेंगे। जैसे इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अब क्वेश्चन हमारा आ गया 96 नंबर।
96 का गांव में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता है कि गांव में कितने घरेलू में है बिजली से उपलब्धता होती है। गांव में हर मतलब एक दिन में कितने घंटे बिजली उपलब्ध होती है, तो 1 से 4 घंटे होती है, या 4 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे, या 12 घंटा से अधिक। मान लीजिए कि मेरे गाँव में 12 घंटे ज्यादा बिजली रहता है प्रतिदिन, तो हम लोग 12 घंटे कर देंगे, या 8 से 12 घंटा प्रतिदिन रहते हैं तो हम लोग 8 से 12 घंटा प्रतिदिन उस पर टच कर देंगे। अगर आपके गांव में बिजली नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, इस पे बिजली नहीं पे टच कर देना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कर रही गांव में सौभाग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या सर्वेक्षण संचय आंकड़े के द्वारा करें। यानी कि जो सौभाग्य योजना है, सौभाग्य योजना के तहत कितने परिवार जो है लाभ प्राप्त किए हैं, सर्वेक्षण के अनुसार डाटा को देखकर यहाँ पे आपको भरना। मान लीजिए सौभाग्य योजना के तहत हमारे गांव परिवार में 60 लोगों ने लाभ लिया है, 60 परिवार किए हैं, तो 60 डाल देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का गांव में गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली आपूर्ति की उपलब्धता है। यानी कि बिना गैर कृषि के लिए गैर कृषि आर्थिक गतिविधि बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता है, हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। मतलब कोई कृषि के अलावा कोई ऐसी चीज है उसके लिए बिजली की उपलब्धता है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। जैसे कोई फैक्ट्री खोल दिया तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो माना कि हाँ है तो हाँ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 99 का गाँव में घर के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला घरों की संख्या कितनी है। यानी कि गाँव में घर के विद्युतीकरण के लिए, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या कितनी है। यानी कि इस गांव में कितने लोग जो हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं बिजली बनाने में, ठीक है। अगर जितने लोग हैं उतने लोग, मान लीजिए मेरे गांव में 2 परिवार ऐसे हैं, जो घर ऐसे हैं जो 2 लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाते हैं, तो 2 डालेंगे। नहीं है तो 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 का गांव में बिजली के विद्युतीकरण के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या कितनी है। गांव में पवन ऊर्जा उपयोग करने वाले गांव में कितने लोग हैं, परिवार हैं, तो डालना। मान लीजिए मेरे गांव में एक भी नहीं है तो 0 डाल देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 आता है। 101 का गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या सर्वेक्षण तिथि के अनुसार संचय डेटा। यानी कि आपके गाँव में कितने लोग जो है उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना हो गया गैस कनेक्शन, कितने लोग परिवार जो है गैस कनेक्शन लिए। मान लीजिए मेरे गांव में जो है टोटल 150 लोग जो है जो उज्ज्वला योजना का लाभ लिए हैं, तो 150 डाल देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 का इस गांव में स्वच्छ ऊर्जा एलपीजी बायोगैस का उपयोग करने वालों की संख्या कितनी है। यानी कि आप इस गांव में जो है एलपीजी या बायोगैस जो है कितने लोग उपयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे गांव में उस गांव में एलपीजी कनेक्शन कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मेरे गांव में है कि टोटल अभी भी 450 लोग जो है, टोटल 500 मेरे गांव में परिवार जो 450 लोग एलपीजी का यूज करें तो 450 डालेंगे। अगर कम है तो उतना होता डाल देंगे, ठीक है। बाद में क्वेश्चन नंबर 103 के क्या गांव के राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक बायोगैस या कचरे के पूर्ण चक्रण की व्यवस्था देखे और रिकॉर्ड करें। गांव में जो राजस्व सीमा रेवेन्यू विलेज के अंदर कितने सामुदायिक बायोगैस या कचरे का पूर्ण चक्रण व्यवस्था किया गया। यानी कि बायोगैस या कचरे के का सुविधा वहाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 104 गांव के राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित स्ट्रीट लाइटों की संख्या कितनी है। यानी कि आपके गांव में, हमारे गांव में कोई सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट है जो रोड के किनारे गांव जो लाइट लगते हैं, रोड के किनारे जो लाइट लगते हैं इस तरह का जो रोशनी आते हैं, अगर ऐसे लोग कितने स्ट्रीट लाइट है जो सौर ऊर्जा से है। अगर मान लीजिए मेरे गांव में 10 स्ट्रीट लाइट जो सौर ऊर्जा चलते हैं तो 10 डाल देंगे, सौर ऊर्जा से चलते हैं जो, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन है गांव की राजस्व सीमा के भीतर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप सेट की संख्या। यानी कि गांव में जो है सोलर एनर्जी से, यानी सौर प्लेट से या सोलर एनर्जी से कितने जो है पंप सेट लगे हैं, सोलर पंप समरसेबल लगे हुए हैं या मोटर लगे हुए हैं जो सौर ऊर्जा चलते हैं। अगर जितने हैं वहां डालेंगे, अगर एक भी नहीं तो 0 डाल देंगे। अगर मान लीजिए 5 लोग है जो सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से पंप करते हैं तो 5 डाल देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 ग्राम राजस्व सीमा के अंदर स्थापित स्ट्रीट लाइट की संख्या कितना है।
यानी कि आपके गांव में कितने स्ट्रीट लाइट की संख्या है। तो मान के चलो मेरे यहाँ गाँव में 10 गो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो 10 डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वित्तीय और संचार और संरचना पे। ऐसे ही आपको धीरे धीरे बारी बारी सारे करना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे क्वेश्चन पढ़े और उसको करते जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग वित्तीय और संचार अवसरण। अब आते हैं वित्तीय और संचार और संरचना पे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 है, क्या गांव के राजस्व सीमा के भीतर कोई कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी है। यानी होता है ना कि आपके गांव में कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करते हैं, आधार एंट्री के लिए, पैसा निकासी के लिए, या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इस तरह का जो सीएससी सेंटर होते हैं या सीएससी होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। अगर है तो लिखिए, जैसे कहाँ पे है तो पंचायत भवन से सटा हुआ है, अलग से है, या कोई सीएससी नहीं है। अगर गांव में है तो हाँ डालें, नहीं है तो नहीं। मान के देखिए मेरे गांव में कोई सीएससी नहीं है तो यहाँ पे ये डाल देंगे, कोई सीएससी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 108 करें, क्या गांव के राजस्व सीमा के भीतर कोई पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध है। यानी आपके गांव में कोई जो है बैंक की शाखा है जो पक्का बैंक भवन है। अगर हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं। मान के चलिए मेरे गांव में एक बैंक है, ठीक है, तो उसको हाँ डाल देंगे, तो हाँ डाल दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 110 का इस गांव की सेवा देने वाले व्यवसायी प्रतिनिधि बैंक शाखा एटीएम के अलावा अन्य स्थानीय बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंकर द्वारा नियुक्त खुदरा एजेंट उपलब्ध है। यानी कि आपके गांव में बैंक शाखा की तरफ से कोई ऐसी बैंकिंग सुविधा या ऐसे एजेंट लोग हैं जो पैसा का निकासी या लेन देन करते हैं, करवाते हैं, तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में ऐसा कोई एजेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं पे टच करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कर गांव के राजस्व सीमा के भीतर एटीएम को उपलब्ध है। यानी कि गांव में एटीएम है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो मान लीजिए मेरे गांव में नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो कितने की। फिर क्वेश्चन 112 का रहा कि यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम एटीएम की दूरी कितनी है। फिर गांव में अगर एटीएम नहीं है तो कितनी दूरी पे एटीएम है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, या 1 से 2 किलोमीटर, या 2 से 5 किलोमीटर। मान के चलते कि मेरे गांव में जो है 5 से 10 किलोमीटर दूरी पे एक एटीएम है, तो यहाँ 5 से 10 किलोमीटर डाल देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि 113 कि गांव में जनधन बैंक खाते वाला व्यक्ति की संख्या कितनी है। इस गांव में कितने लोग के पास जनधन बैंक खाता है। ठीक है, ये आपको प्राप्त करना पड़ेगा वहां पे गांव में घूम के लोगों से पूछ के कि कितने वहां पे गांव में जनधन बैंक खाता की सुविधा है, मतलब खुलवाए हैं। 2015 में जनधन खाता खुलवाया गया था, उसके तहत बोलते हैं कि यहाँ पे 50 ऐसे परिवार जिनके पास जनधन खाता खुला हुआ तो 50 डाल देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि गांव के राजस्व सीमा के भीतर डाकघर या उप डाकघर उपलब्धता है। तो गांव में डाकघर उपलब्धता है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। पोस्ट ऑफिस मेरे गांव में है डाकघर तो हाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है कि 116 नंबर कि गांव में टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। कौन सुविधा है तो क्या है, टेलीफोन है, मोबाइल है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो मान के चलते मेरे यहाँ मोबाइल की सुविधा है तो मोबाइल डालेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 17 कि गांव में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड की सुविधा है। यानी कि आपके गांव में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड लगा हुआ जो तार से इंटरनेट चलाने वाला सुविधा है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। यानी कि मान के चलते मेरे गाँव में ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आगे। अब हम लोग आते हैं इस पे बाजार और मेला पे। तो बाजार मेला पे हम लोग टच करते हैं। इसे टच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 118 है कि गांव में राजस्व सीमा के भीतर विभिन्न बाजारों की उपलब्धता है। यानी गांव में जो है बाजार किस तरह का है, तो मंडी है, दैनिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार है, क्या है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ जो है साप्ताहिक हर सप्ताह बाजार लगता है, तो यहाँ पे हर सप्ताह साप्ताहिक बाजार करेंगे। अगर रोज मंडी लगता है तो रोज करेंगे, अगर मंडी है तो मंडी करेंगे। तो मान के चलते कि मेरे गांव में जो है साप्ताहिक बाजार है तो साप्ताहिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। हम लोग आते हैं इस पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को टच करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को टच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 120 है कि गांव के राजस्व सीमा के भीतर
उचित मूल्य की दुकान पीडीएस के तहत राशन की दुकान में उपलब्ध देखना है, यानी कि उस गांव में जो है पीडीएस जो राशन मिलते हैं उसकी उपलब्धता है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। मान लीजिए मेरे यहाँ जो फैक्स कर रहे हैं लोग या जहाँ पे राशन मिलता है, अगर हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो मेरे गाँव में है तो हाँ डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 122 कि अंत्योदय कार्ड या पीएचएच वाले गांव की प्रयोग संख्या कितनी है, यानी कि हमारे गांव में अंत्योदय कार्ड पीएचएच वाले गांव की प्रयोग संख्या कितनी है। तो जितनी है तो उसमें लिखा कि अंत्योदय कार्ड कितनी है और पीएचएच कार्ड कितनी है। तो मान लीजिए मेरे गांव में 100 के पास अंत्योदय कार्ड है और 300 के के पास पीएचएच कार्ड है, ठीक है, तो वो डाल देंगे, ठीक है। फिर 123 वित्त वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पात्र प्रयोगकर्ता कितनी, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि टोटल हमारे गांव का 450 लोग जो है लाभ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वित्त वर्ष 2023 गाँव के कुल प्रयोग उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त हुआ, यानी कि 2023-22 में जो गांव के कुल प्रयोग उचित मूल्य की दुकानों में खाद पाया, यानी कि सही रेट से उनको खाद मिला, मतलब खाने का सामान वहां पे मिला। तो कितना प्राप्त हुआ उचित मूल्य पर, कितना दुकान है, तो मान लीजिए 10 दुकान है जो उस गांव में है जो उचित मूल्य पर खाद प्राप्त हुआ है, तो 10 डाल देंगे। जब 124 तक हो गया, अब आते हैं नीचे, ये जो है पुस्तकालय है। पुस्तकालय पे टच करेंगे, पुस्तकालय पे टच करेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर सार्वजनिक पुस्तकालय की उपलब्धता है, यानी गांव में जो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी होता है जहाँ लोग पढ़ते हैं, ऐसे सुविधा हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान के चलते मेरे गाँव में नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि यदि गांव में उपलब्धता नहीं है, लिख रहा है कि यदि गांव में उपलब्धता नहीं है तो आपका गांव से कितने दूरी पर है लाइब्रेरी। मान लीजिए मेरे गांव में 10 किलोमीटर से अधिक है तो इसको लिखेंगे, टच करेंगे, तो इसको हम लोग टच करते हैं। अब आगे आते हैं मनोरंजन और खेल पे, इसको टच करते हैं। जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 पूछ रहा है गांव के राजस्व सीमा के भीतर मनोरंजन केंद्र, खेल कूद केंद्र के मैदान आदि की उपलब्धता है। यहाँ आपके गांव में है मनोरंजन के लिए खेल कूद केंद्र का मैदान है, हाँ हाँ तो हाँ डालेंगे। ऐसे अगर है तो कौन सा है, इंडोर है, आउटडोर है, या दोनों, या कोई नहीं है। अगर खेल का कूद का मैदान नहीं है तो इसमें कोई नहीं डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 128 क्या गांव में अपने राजस्व सीमा के भीतर आवश्यक सुविधाओं के साथ चिल्ड्रन पार्क है, यानी कि गांव के अंदर आवश्यक सुविधा के साथ चिल्ड्रन पार्क है, यानी बच्चों के खेलने की कोई पार्क है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो मान लीजिए मेरे गांव में नहीं है तो नहीं डाल देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था प्रणाली, यानी शिक्षा प्रणाली पर टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 129 में कहा गांव के राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या, यानी कि राजस्व सीमा के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो है कितने हैं, जितनी है उतना डालेंगे। मान लीजिए मेरे गांव में 2 गो है या 1 गो प्राइमरी स्कूल है तो 1 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 में प्राथमिक अनुभाग सत्र के अंतिम विद्यालय कार्य के छात्रों की संख्या, यानी उस स्कूल में कितने छात्र की संख्या है। मान के चलते हैं स्कूल में 50 लोग बच्चे पढ़ते हैं तो 50 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 131 कार्यात्मक बिजली वाले प्राथमिक अनुभागों वाले स्कूलों की संख्या कितनी, कि बिजली से स्कूल में कितने जो है वो बिजली के अनुभाग से है, रिकॉर्ड देखे और सुरक्षित करें। तो इसमें मान के चला कि 1 है तो 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन करें कार्यात्मक शौचालय वाले प्राथमिक अनुभाग वाला स्कूलों की संख्या कितनी है। केवल जो कोई ऐसा स्कूल जैसे स्कूल है सरकारी स्कूल या कोई स्कूल है प्राइवेट, जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर शौचालय लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए कितना है। तो मान के चलते हैं कि लड़कों के लिए 2 है और लड़कियों के लिए 1 है तो 1 डालेंगे। हो सकता है कि अगर नहीं लड़कों के लिए अलग अलग नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे भी 0 लिख देंगे, और दोनों कॉमन है यानी कि लड़का लड़की दोनों एक ही में जाते हैं तो 1 डाल देंगे। अगर 2 है तो आप 2 डाल देंगे, ठीक है। फिर
बिना शौचालय कितने हैं? अगर कोई ऐसा स्कूल है या प्राइमरी स्कूल जो बिना शौचालय के है तो जितना है वो डालेंगे, नहीं है तो 0 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कंप्यूटर लैब के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या कितनी है? यानी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें कितने में है कंप्यूटर का लैब है, अगर है तो लिखें और नहीं है तो 0 डाल दें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 पर खेल के मैदान के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या कितनी है? यानी कि आपके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कितने ऐसे स्कूल है जिसमें खेल कूद की सुविधा उपलब्ध है या खेल का मैदान है? अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो मान लीजिए मेरे यहाँ एक स्कूल में है खेल का मैदान है तो डालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि पीने के पानी की सुविधा वाले प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या कितनी? यानी कि आपके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है, जितना है वो डालेंगे। मान के चलिए 2 है तो 2 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर स्कूल की संख्या डालना है तो 2 स्कूल में पानी पीने के लिए मिलता है साफ पानी, तो वो 2 डालेंगे। फिर उसका क्वेश्चन 137 गांव में वर्तमान में स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या, यानी कि उस गांव में वर्तमान में स्कूल में कितने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो स्कूल में नामांकित है। तो मान के चलते कि मेरे वहाँ 50 लोग जो है 6 से 14 के बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो वो डालेंगे। फिर कह रहा है कि गांव में वर्तमान में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते 6 से 14 वर्ष के, तो वो डाल देंगे। मान लीजिए 10 ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं अभी नहीं जाते हैं तो वो डाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन 139 की 2021-22 में शैक्षणिक वर्ष में गांव में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या जो 6 से 14 वर्ष में, यानी कितने लोग जो ऐसे हैं जो 6 से 14 वर्ष की उम्र में और स्कूल छोड़ चुके हैं, पास कर गए छोड़ दिए, तो कितने लोग? मान के चलते कि मेरे गांव से 10-15 लोग जो है स्कूल पास कर गए हैं, छोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 कर गांव में वर्तमान में स्कूल विशेष स्कूल में नामित विकलांग बच्चों की संख्या, यानी कि हम जो स्कूल है उस स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग हैं, जो उसमें नाम लिखा हुआ है। मान के चल देंगे हमारे स्कूल में 2 बच्चे हैं जो विकलांग, तो 2 डाल देंगे। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या जिनके बच्चे को वर्तमान में छात्रवृत्ति मिल रही है सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार, गांव में ऐसे कितने SC या SC ST के बच्चे जो हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के जो बच्चे हैं या अल्पसंख्यक के बच्चे माइनॉरिटी के जो है उन बच्चे ऐसी कितनी संख्या जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है? मान के चलते कि हमारे गांव में 30 लोग ऐसे हैं SC ST या OBC या माइनॉरिटी जो है उनको 30 बच्चे को छात्रवृत्ति में तो 30 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 142 कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में गांव में आयोजित बाल सभा की संख्या कितनी है? एक साल में 21-22 में कितनी बाल सभा आयोजित की गई है? मान लो एक भी नहीं की गई तो एक भी नहीं, अगर 0 डाल देंगे और 1 क्या कहते हैं 1 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि गांव के राजस्व सीमा के भीतर मध्य खंड वाले स्कूल या स्कूलों की संख्या, यानी कि गांव के अंदर जो है मिडिल स्कूल कितने हैं? मान लीजिए मेरे गांव में एक भी नहीं है तो 0 लेंगे, अगर 1 है तो 1 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन 145 करा कि गांव के राजस्व सीमा के भीतर हाई स्कूल सेक्शन वाले स्कूलों की संख्या कितनी है? यानी कि उस गांव में हाई स्कूल यानी कि 10+2 कितने स्कूल है? अगर है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डाल देंगे। मान लीजिए मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं है तो नहीं डाल देंगे। ठीक है। फिर उसका पूछ रहा है 146 में अगर नहीं है तो कितने दूरी पर है? 1 से 2 किलोमीटर या 2 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। मान लीजिए मेरे गांव में है 5 से 10 किलोमीटर हाई स्कूल है तो यहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर डाल देंगे। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 147 कर गांव की राजस्व सीमा के भीतर उच्च वरिष्ठ मध्य स्कूल की उपलब्धता है? हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ नहीं है तो फिर वही आ गया कि कितने राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है, कितने दूरी पर है? 1 किलोमीटर दूरी पर, 1 से 2 से 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर है तो हम 5 से 10 किलोमीटर टच करते हैं। फिर उसका क्वेश्चन नंबर
149 का गांव के राजस्व सीमा के भीतर डिग्री कॉलेज की उपलब्धता कितनी है, यानी कि आपके गांव के अंदर कोई डिग्री कॉलेज है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। मान लो मेरे गांव में डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ ग्रेजुएशन होता है बच्चे पास करते हैं, नहीं है तो नहीं डालेंगे। फिर तो वही है कि 150 यदि गाँव के राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो डिग्री कॉलेज की दूरी कितनी है, आपके गाँव से कितनी है, मान लो 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो 10 से 20 किलोमीटर दूरी टच करेंगे। फिर आता है नीचे क्वेश्चन नंबर 151 इस गांव के छात्रों की संख्या जो पिछले शैक्षणिक वर्षों के दौरान स्नातक या स्नातक बने, यानी कि इस गांव में पिछले जो शैक्षणिक वर्ष यानी कि पिछले साल कितने लोग जो हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जो पास कर गए, कितने लोग, मान लीजिए कि मेरे गाँव में 50 लोग जो है पिछले साल ग्रेजुएशन कर लिए हैं या स्नातकोत्तर पास कर गए। ठीक है, अब आता है 152 करेंगे गांव के राजस्व सीमा के भीतर व्यवसायिक प्रशिक्षण के पॉलिटेक्निक ITI RCT DDU जेके उपलब्ध है, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI कॉलेज स्कूल या कोई प्रधान DDU जेके जो प्रशिक्षण मिलते वो है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मान लीजिए मेरे गाँव में नहीं है तो नहीं तो टच करते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो कितने, तो वही क्वेश्चन 153 का नहीं है यदि राजस्व गांव के भीतर उपलब्ध नहीं है तो कितनी दूरी पर प्रशिक्षण केंद्र है या पॉलिटेक्निक ITI है, तो मान के चलते कि मेरे यहाँ 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो 5 से 10 किलोमीटर टच करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 154 का है कि 2021-22 में किसी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित गाँव में प्रशिक्षकों की संख्या, यानी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत इस गाँव में कितने लोग जो है जो प्रशिक्षण लिए हैं, तो जितने लोग लिए हैं तो मान लो मेरे गाँव में 10 लोगों ने कौशल विकास के तहत लिए हैं तो 10 डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग स्वास्थ्य पोषण को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है ग्राम की राजस्व सीमा के भीतर उप केंद्र PSC या CSC की उपलब्धता है, यानी कि उप केंद्र है स्वास्थ्य के रिलेटेड जो हेल्थ सेंटर होते हैं गांव में है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। मांगे तो मेरे गांव में नहीं है तो नहीं करेंगे। PSC पब्लिक हेल्थ सेंटर, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। CSC है तो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो मान के मेरी CSC है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो हाँ करेंगे। फिर उसके बाद यदि ग्राम पंचायत, क्वेश्चन 156 यदि ग्राम राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं है तो निकटतम CSC PSC करने की दूरी कितनी दूरी पे है, मान 2 से 5 किलोमीटर दूरी पे है तो 2 से 5 किलोमीटर दूरी पे हम लोग करेंगे। PSC अगर है 1 से 2 किलोमीटर या 5 से 10 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 157 गांव के राजस्व सीमा के भीतर जन औषधि केंद्र उपलब्ध है, लिखना रिकॉर्ड, अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मेरे गांव में नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 कहेगा PMJAY या राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पैनल में शामिल निकटतम अस्पताल की दूरी, यानी कि आपके गांव से कितनी दूरी पर जो है राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल है। तो मान लीजिए मेरे गांव से 10 किलोमीटर से अधिक पे है तो वो टच कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 159 के गांव, अब 159 कहते हैं गांव के राजस्व सीमा के भीतर उपलब्ध आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, यानी कि आंगनबाड़ी कितने हैं, आपके गांव में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो मान लीजिए मेरे गांव में 5 गो या 3 गो आंगनबाड़ी केंद्र है तो 3 डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 160 करके आंगनबाड़ी की संख्या जिसमें योजना के मापदंडों के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचा, बच्चों महिलाओं के लिए बैठने का कमरा, अलग रसोई, खाद्य भंडारण स्थान, अनुकूल शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह, इंडोर आउटडोर गतिविधि, सुरक्षित पेयजल सुविधा है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। चलिए हाँ है तो हाँ नहीं डालना। इसमें टोटल कितने हैं, तो मान लीजिए 5 गो टोटल है, आंगनबाड़ी 3 गो है जिसमें 2 गो इस तरह का है 2 गो में नहीं है, या तीनों में है तो तीनों डाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 162 है कि आज की स्थिति के अनुसार गांव में 0 से 3 वर्ष समूह में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि गांव में जो है 0 से 3 वर्ष की उम्र में समूह की कुल संख्या कितनी है, टोटल मतलब छोटे बच्चे कितने हैं 0 से 3 वर्ष की उम्र में। तो मान लीजिए कि मेरे गाँव में
40 छोटे बच्चे जो 0 से 3 वर्ष के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 कहता है इस गांव के राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनबाड़ियों में वर्तमान में पंजीकृत 0 से 3 वर्ष बच्चों की कुल संख्या 1 से अधिक AWC के मामले प्रत्येक AWC की संख्या जोड़े। कितनी है जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी से जुड़े हुए, तो मान के चलते कि मतलब 20 बच्चे आंगनबाड़ी से जुड़े हुए तो 20 डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 164 कहा कि आज की स्थिति में गांव में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या कितनी है, यानी 3 से 6 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, तो और डालना आपको। तो मान के चलते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या जो है मान के चलते हैं कि 50 है तो 50 डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 165 ग्राम के राजस्व सीमा के भीतर स्थित आंगनबाड़ी में वर्तमान में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष की आयु कुल बच्चों की संख्या 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र होने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जोड़े, यानी कि उस टोटल उस गांव में कितने बच्चे जो 3 से 6 उम्र के आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो मान के चलते हैं कि 40 बच्चे जो है 3 से 6 वर्ष की उम्र में जो आंगनबाड़ी में जाते हैं। ठीक है, तो डालेंगे। फिर क्वेश्चन 166 कि गांव में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की संख्या, यानी कि 0 से 6 वर्ष की उम्र कितने बच्चों को टीकाकरण लग गया। तो मान के चलते कि मेरे गांव में 0 से 3 वर्ष में 30 बच्चे को टीका लग गया, 30 से 46 में 50 बच्चे या 40 बच्चे का टीका लग गया तो 40 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 167 करा कि आज तक ICDS रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव में उनकी उम्र के लिए बहुत छोटे बच्चों की संख्या, क्वेश्चन करा कि आज तक ICDS जो आंगनबाड़ी वगैरह होता है ICDS में आते हैं, तो ICDS रिकॉर्ड के अनुसार गांव में उनकी उम्र के लिए बहुत छोटे बच्चों की संख्या कितनी है, तो जितना है उतना हम लोग 10 है तो 20 है तो 20 डाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि वर्तमान में गांव में गर्भवती महिला की कुल संख्या कितनी है, किस गांव में टोटल अभी तक कितनी जो है गर्भवती महिला है, तो जितने हैं वो डालेंगे। इस मान के इस गांव में अभी तक 10 महिला है जो गर्भवती है तो 10 डाल देंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन 169 कह रहा है कि वर्तमान में गांव में खून की कमी से पीड़ित किशोरी की संख्या, यानी कि इस गांव में खून से पीड़ित किशोरी कितने लोग हैं। मान के चलते हैं कि एक भी नहीं है तो 2 डाल देंगे, अगर 1 से है तो 1 डाल देंगे, 2 है तो 2। मान लो इस गांव में 2 लोग हैं खून से पीड़ित लोग हैं जो बीमारी है जो खून से ग्रसित है, तो वो 2 डाल देंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 170 अब आता है क्वेश्चन नंबर 175 कहा कि बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष जो एनीमिक पाए गए, जो खून से ग्रसित है, कोई ऐसे बच्चे हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो 0 डाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 171 इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जन्म लेने वाले कम वजन या MLWB बच्चों की संख्या कितनी है, जो जन्म लेते हैं उनको वजन बहुत कम है, कितने ऐसे बच्चे हैं। मान के चलते 10 बच्चे जन्म लिए जिसमें से 2 बच्चे जिसके बहुत जितना एवरेज होना चाहिए उनसे कम है तो डाल देंगे, मान के 2 है तो 2 डाल देंगे। फिर लिख रहा है कि गांव में पुरुष बच्चों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की उम्र में कितने हैं जो पुरुष हैं, तो वो डाल देंगे। मान के चलते कि 20 जो है जो पुरुष है। उसका क्वेश्चन नंबर 173 गांव में महिलाएं बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के, मान के चलते कि महिलाएं बच्चे की संख्या अगर 30 है तो 30 डाल देंगे। फिर 174 कि 2021 बच्चों लापता बच्चों की संख्या, अगर उस गांव में तो ऐसे हैं जो बच्चा कभी लापता हो गया उस एक पिछले साल में तो डालेंगे। माना कि 1 भी नहीं होते नहीं डालेंगे, 0 डालेंगे, अगर 1 हुआ था 1 डाल देंगे। फिर 175 संदर्भ वर्ष में गुमशुदा महिलाओं की संख्या 18 वर्ष और उससे अधिक जिनके अपने घर से पिछले 6 माह में संपर्क में है, यानी कि आपके गांव में कुछ ऐसी महिला है जो गुमशुदा हो गई हैं जो पिछले 6 माह से कोई आता पता नहीं चला है तो वो डालेंगे। माना कि मेरे गांव में एक भी नहीं है तो 0 डालेंगे। फिर उसके बाद 176 2 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या, 2 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या, 2 से अधिक बच्चे वाले परिवार की संख्या कितनी है उस गांव में। मान के चल रहे कि 2 से अधिक बच्चे कितने परिवार है, मान लो कि 180 घर ऐसे हैं जिनका जो परिवार में 2 से अधिक बच्चे तो वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 कर रहा है कि वर्तमान में गांव में एनीमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या, जो एनीमिक गर्भवती महिला की संख्या कितनी है उस गांव में,
वर्तमान में तो डाल सकते हैं, मान लो कि 5 है तो 5 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 178 कि वर्तमान में गांव में आईसीडीएस के तहत सेवा प्राप्त करने वाले गर्भवती महिला की संख्या, यानी कि आईसीडीएस के तहत कितनी गर्भवती महिला है जो सेवा प्राप्त उन लोग को लाभ मिला है तो डालेंगे। मान के चलते हैं कि 10 महिला को जो आईसीडीएस के तहत उनको लाभ मिला तो डालेंगे। जैसे उन लोगों को कुछ खाने पीने का सुविधा मिलता है आईसीडीएस की तरफ से, आंगनबाड़ी की तरफ से, बोला नहीं। फिर 179 गांव में वर्तमान में स्तनपान कराने वाले माताओं की कुल संख्या, गांव में जो स्तनपान जो है कितने महिला है, ठीक है, तो वो डाल देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 8 है तो 8 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन 180 करेंगे कि वर्तमान में गांवों में आईसीडीएस के तहत सेवा प्राप्त करने वाले स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 1 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या जोड़े, यानी इसमें करना है कि गांव में जो कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें महिलाओं को लाभ मिलता है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र से। अगर मान लो उस गाँव 5 आंगनबाड़ी केंद्र है और 5 में स्तनपान महिलाओं को लाभ मिलता है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 लिख दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 181 करा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में गांव में कुल महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, यानी कि पिछले साल कितनी महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मान लीजिए कि पिछले साल महिला ने 20 बच्चों ने जन्म लिया तो 20 डालेंगे। फिर आते हैं 182 नंबर। 182 पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गांव में संस्थागत प्रसव की कुल संख्या कितनी है, यानी कि उस गांव में जो संस्थागत प्रसव कुल संख्या कितनी वहां गांव में, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो 0 डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थी की कुल संख्या कितनी, यानी कि मातृ वंदना योजना के पात्र में कितने को लाभ मिला है, जितने को मिला है वो डालेंगे। मान के चलते कि इसको नहीं किसी को मिला मातृ वंदना योजना के तहत, अब 10 दीदी को मिला है तो 10 डालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 84 वित्तीय वर्ष 2021-22 में गांव में प्रधानमंत्री वार्ता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो कितने लोगों को लाभ मिला है तो बोला मान कि 8 दीदी को लाभ मिला है तो लाभ डालेंगे। तो 185 करा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में गांव में नवजात बच्चों की कुल संख्या कितनी है, यानी कितने बच्चे जो है नवजात है जो छोटे हैं, जितने हैं उतना संख्या इसमें भरेंगे। मान के चलिए कि 25 बच्चे हैं जो नवजात हैं तो वो डालेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन 186 करें गांव के बच्चों में कुल संख्या जो वर्तमान में आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुल कितने बच्चे इस गांव में है जो आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है तो वो डालेंगे। मान के चलते हैं कि 50 बच्चे जो आईसीडीएस में कॉमन सॉफ्टवेयर डाले हुए तो वो डालेंगे। क्वेश्चन 187 कि आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गांव में युवा एनेमिक बच्चे 0 से 59 महीने की संख्या में कितनी है, 0 से 59 महीने, 0 से 5 साल की उम्र में तक के बच्चे कितनी संख्या है जो एनेमिक बच्चे हैं तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे, अगर है तो 1 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन ग्रामीण संदर्भ वर्ष 2021 मातृ मृत्यु की संख्या कितनी है, यानी कि मातृ मृत्यु की संख्या कितनी है तो वो डाल देंगे। मान कि हमारे गांव मातृ मृत्यु 2 हो गया तो वो डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 189 करेंगे ग्रामीण संदर्भ में बाल मृत्यु की संख्या कितनी, 0 से 5 साल की उम्र, यानी कि 0 से 5 साल की उम्र पिछले साल 21-22 में कितने बच्चे मृत्यु हो गए तो वो डाल देंगे। मान के चलते 5 बच्चे का मृत्यु हो चुका है तो 5 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 190 करेंगे संदर्भ 2021-22 में गांव में वेस्टेड 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी है, गांव में जो वेस्टेड 5 से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी है वेस्टेड तो वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 191 करेंगे 2021-22 में गांव में क्षय रोग के मामले की संख्या कितनी है, यानी इस गांव में क्षय रोग से कोई ग्रसित हुए हैं कितने लोग हुए, मान लो उस गांव में अगर 1 भी नहीं तो 0 लेंगे, मान लो 6 लोग हुए हैं तो 6 डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 192 पर गांव में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संस्थागत व्यवस्था है, कोई गांव में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से
फिजिकली लंगड़ा उंगड़ा रहते हैं, फिजिकली जो पैर हाथ से जो होते हैं विकलांग, उनके जो मानसिक रूप से जो उनका दिमाग खराब हो गया, दिमाग संतुलित बिगड़ गया, ऐसे लोग का कोई संस्थागत व्यवस्था है नहीं कि वहाँ पे सेंट्रल है, हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, मान के वहाँ पे नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा कि अगर नहीं हो 193 में अगर उपलब्ध नहीं है गाँव में मानसिक रोग तो कितने दूर पे क्लिनिक है, मान के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पे क्लिनिक है तो 10 किलोमीटर से अधिक डाल देंगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमजोर वर्ग और कल्याण के लिए। ठीक है, तो इस पे टच करेंगे कमजोर वर्ग कल्याण पे। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 194 कि गांव में सरकारी योजना का तो विकलांग लाभ प्राप्त करने वाला शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की संख्या तो सरकारी योजना से कितने ऐसे लोगों को विकलांगता लाभ प्राप्त करता है, जैसे होता है ना विकलांगता पेंशन योजना, कितने लोग हैं उनको मिलता है। मान लो कि हमारे गाँव में 2 लोग हैं, दोनों विकलांगता पेंशन मिलता है तो 2 डालेंगे। ठीक है, या उनके लिए सरकार विकलांगता के लिए जो साइकिल जो 3 रिक्शा डालती है, 3 चक्के वाला जो साइकिल होती है वो देती है तो उसे लोग डालेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 195 कह रहा है कि इस गांव में वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP अंडर स्टेट योजना वृद्धावस्था विकलांगता विधवा तथा पेंशन प्राप्त करने व्यक्ति की संख्या कितनी, यानी कि गांव में कितने लोग वृद्धा या विकलांगता विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं, तो उसे को यहाँ पे वृद्धा के लिए विकलांगता के लिए विधवा के लिए करते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम लोग कि वृद्धावस्था के लिए जो है 10 लोग को मिलता है, विकलांगता 2 लोग को और विधवा जो है 20 लोग को मिलता है तो वो डाल देंगे। ठीक है, जितना मिलता है वो डालेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इस पे टच करेंगे। जैसे इस पे हम लोग टच करते हैं तो फिर यहाँ देख सकते हैं फिर क्वेश्चन आ गया है 196 में कि मनरेगा के तहत गांव में वर्तमान में जॉब कार्ड धारकों व्यक्ति की संख्या कितनी है, कि इस गांव में कितने लोग जो हैं जॉब कार्ड उनको बना हुआ मनरेगा की तरफ से। मान के चलते हैं कि इस गांव में 200 लोग को जॉब कार्ड बना हुआ मनरेगा तो 200 डाल दें। फिर क्वेश्चन नंबर 187 मनरेगा 2023 के तहत गाँव में रोजगार प्राप्त व्यक्ति की संख्या कितनी है, यानी कि इस गाँव में कितने लोग को मनरेगा के तहत रोजगार काम मिला है, जितने लोग को मिला वो डालेंगे। मान के चलिए इस गाँव में 150 लोग को काम मिला है मनरेगा की तरफ से, कहीं तालाब खो जाता तो मनरेगा की तरफ से जाते हैं जो मजदूर लोग, तो ऐसे लोग को मिला है तो वो डालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 198 कहता है कि चालू वित्त वर्ष में 2022-23 के अनुसार कुल स्वीकृत श्रम बजट कितना था, यानी कि 2022-23 में कितने बजट स्वीकृत हुआ था इस गांव के लिए, तो वो डालेंगे। मान के चलते कि 2 लाख हुआ है तो 2 लाख डाल देंगे। ठीक है, फिर 19 क्वेश्चन नंबर 199 कहता है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के श्रम बजट में एनआरएम के तहत स्वीकृत कुल व्यय, यानी कि एनआरएम के तहत कितना व्यय करने का स्वीकृत प्राप्त हुआ है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ बजट अगर मान के चलते हैं कि अगर 2 लाख हुआ है या 3 लाख हुआ है तो अपना हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ये सब डेटा आपको मुखिया से या ब्लॉक में, प्रखंड में या पंचायत सचिव से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 कहता है कि वर्तमान में गांव के राजस्व सीमा के भीतर एनआरएलएम की तहत एसएचजी की संख्या कितना है, यानी कि एनआरएलएम के तहत कितनी एसएचजी का संख्या है वर्तमान में आपके गांव में। ठीक है, तो जितना आपके गांव में एसएचजी की संख्या है उतना हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। मान के लिए आपके गांव में 12 एसएचजी है तो 12 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूसरे नाबार्ड या PMKSY या किसी अन्य राज्य योजना के तहत वर्तमान में गांव में राजस्व सीमा के भीतर एसएचजी की संख्या, यानी कि गांव में और भी कोई एसएचजी है नाबार्ड के तहत या किसी और के तहत अगर एसएचजी का जुड़ाव है तो वहां पे एसएचजी का लिख देंगे। मान लीजिए नाबार्ड हो गया, PMKSY हो गया या कोई भी अन्य संस्था के तहत है तो वहां पे उतना एसएचजी का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए 10 है तो 10 डाल देंगे। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो 0 भी डाल सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202 का है गांव में राजस्व सीमा के साथ एसजीएस में जुटाए गए परिवार की संख्या कितना, यानी कि एसजी में कितने परिवार को जोड़ा गया है। मान लो कि आपके गांव में टोटल 10 एसजी या 12 एसजी है तो कितने परिवार को जोड़ा गया है उसकी संख्या लिखना है। माने कि अगर 12 है एक एसजी में अगर
टोटल एक एसएचजी में अगर 10 दीदी को जोड़ा जाता है, टोटल 12 एसएचजी है, तो कितना जाएगा 120 परिवार को जोड़ा गया। तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। वो आपके ऊपर है कि ये संख्या घट भी सकती है और ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 103 गांव में एसएचजी की संख्या जो ग्राम संगठन वीओ से संघबद्ध है कितना है, यानी कि ऐसे एसएचजी का नाम जो ग्राम संगठन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कितने हैं, मतलब आपके गांव में 12 एसएचजी है। ठीक है, आपके गांव में 12 एसएचजी है, 12 जो है वीओ से जुड़ा हुआ किसी एक वीओ से, तो उसको वहां पे लिख देंगे 12। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 204 कर आगे उत्पादक समूह पीजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या कितनी है, यानी कि उत्पादक समूह यानी कि प्रोड्यूसिंग ग्रुप में कितने समूह को परिवार को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे गांव में पीजी चल रहा होगा या कहीं पीजी होगा आपके परिवार में, मतलब उस गांव से कितने लोग ऐसी काम के आजीविका में प्रोड्यूसिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उतना लिखना। मान लीजिए आपके गांव में अगर 2 परिवार हैं 2 लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 205 इस गांव में स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया, ऐसे कितने समूह हैं जो जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया है। ठीक है, उतना का लिखना है। मान के चलते हैं कि आपके गांव में 12 समूह है और 12 में से 10 दीदी ने ही बैंक से लोन लिया है, सॉरी बैंक समूह 10 से ही लोन लिया, तो हम लोग यहाँ पे 10 डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 12 एसएचजी हैं और टोटल 13 लोग लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना समूह होगा या तो उतना या उससे कम होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए 10 समूह ने अभी तक लोन लिया है, 2 ने अभी तक नहीं लिया, तो 10 डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 206 करें गांव में आय सृजन गतिविधियों में लगे एसएचजी सदस्यों की संख्या। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि एसएचजी से जो जुड़े हुए सदस्य हैं वो कितने जो है आय से गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, आय सृजन गतिविधियों में कमाने खाने में कितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने लोग जुड़े होंगे उतना लोग आपको डालेंगे। मान के चलते कि 12 से जिनमें 120 परिवार जुड़े हुए हैं, तो उसमें से मान के चलते कि 40 दीदी जो आय सृजन से जुड़े हुए हैं तो वो डालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 207 का 2021-22 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या एसएचजी पीआरआई अभिसरण कितना है। तो कितने आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण या बैठक हो चुकी है एसएचजी का 2021-22 में, तो जितने अभी तक बैठक हो चुके हैं टोटल एसएचजी का उतना यहाँ पे डालेंगे। मान के चले कि एक महीने में 4 बैठक होती है, तो 12 महीने में 48 बैठक, 48 में से मान के चले कि 48 ना होके मान के चलते कि टोटल अगर एक साल में 48 बैठक का प्रावधान है, 48 में से मान के चलते कि 48 ना होकर 30 ही हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 30 डाल देंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग पे, इस पे अब टच करते हैं। जैसे इस पे टच किए तो क्वेश्चन आ गया 208। क्वेश्चन 208 का मधुमक्खी पालन में लगे गांव में राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या कितनी है, यानी कि मधुमक्खी पालन में आपके गांव में कितने लोग परिवार है जो मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। अगर हैं तो जितना है वो लिखेंगे, नहीं है तो अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209 करें कि रेशम उत्पादन में लगे गाँव के राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या कितनी है, यानी कि रेशम उत्पाद से कितने परिवार है जो जुड़े हुए हैं। अगर हैं तो जितना परिवार जो तो के, नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 210 हथकरघा में लगे गांव के राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या कितनी है, यानी कि हाथ से जो कढ़ाई बुनाई जो करते हैं, हाथ जो करघा जो तरह का है उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके गांव में। अगर जितने लोग हैं तो उतने परिवार की संख्या लिखेंगे, कितने अगर 10 परिवार है 10 लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन 211 हस्तशिल्प में लगे गांव के राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या कितनी, यानी कि हस्तशिल्प में, यानी कि हाथ से कुछ कलाकारी या कुछ ऐसे चीज बनाते हैं हस्तशिल्प लोग, कितने लोग आपके गांव में परिवार लोग हैं। तो जितने लोग हैं, अगर 1 लोग है तो 1 लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये आपके ऊपर है। ठीक है, कि कितना लिखना है। मान लीजिए मेरे परिवार गांव में 2 लोग है तो 2 डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग सामाजिक वानिकी पे। ठीक है, अब इसको टच करते हैं। इस पे टच करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 212 का गांव के राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वन की उपलब्धता अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें। गांव में कह रहा है क्वेश्चन में गांव के सीमा के भीतर सामुदायिक वन की उपलब्धता है, यानी कि कम्युनिटी जंगल या वन स्टाफ का होता है जो लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मेरे गाँव में है
वहां करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर करा 213 करा कि वाणिज्यिक निष्करण के लिए गैर इमारती वन उपज NTFP इसका था नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह कौन NTFP में अगर है हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 यदि हाँ तो गांव में परिवारों की संख्या जिनकी वार्षिक आय 50% से अधिक गैर इमारती वन उपजन अगर संग्रह को बिक्री से आता है, अगर ऐसा लोग हाँ में है तो यहाँ पे कितने हैं वो डालना है। 50% से अधिक जिनकी वार्षिक आय हो वो डालना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उद्योग। अब आते हैं लघु उद्योग पे। लघु उद्योग पे कह रहा है कि क्या गांव में राजस्व सीमा के साथ लघु कुटीर उद्योग है, यानी कि आपके गांव के अंदर में लघु कुटीर उद्योग है, यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्री या बिजनेस कुछ ऐसा इंडस्ट्री है, अगर हाँ है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग नहीं चुनते हैं तो फिर कुछ तो नहीं, अगर हाँ डालेंगे तो कौन सा है। ठीक है, अगर हाँ डालेंगे तो यह पूछेगा कि 216 क्वेश्चन पूछेगा कि यदि हाँ तो इस इकाई में लगे परिवार संख्या, यानी कि इस बिजनेस में मतलब इंडस्ट्री में लगे हुए कितने परिवार हैं उतने परिवार। मान लो कि किसी गांव में एक इंडस्ट्री खुला हुआ, अगर इंडस्ट्री में 50 परिवार के लोग काम करते हैं तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है ड्राफ्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ड्राफ्ट सहेजा और दूसरा सबमिट। अगर आपको कुछ छूट रहा है तो फिर नहीं कुछ कर पाए, ठीक है, अब कुछ अगर आपको कुछ नहीं कर पाए तो अगर आप जाना चाहते हैं किसी काम से तो ड्राफ्ट सहेजा पे टच करेंगे, और नहीं आपका सब चीज हो गया है तो फिर सबमिट पे टच करेंगे। सबमिट पे टच करके और ऑप्शन आएगा उसको ठीक है पे टच कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबमिट पर टच करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि चेतावनी कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चयन करें, यानी कि यहाँ कुछ आप छोड़े रहिएगा तो इस तरह का एरर आपको दिखेगा। जैसे सबमिट करने पे कुछ जहाँ जहाँ वो गलत हो गया छोड़ गया होगा आपको इस तरह का डेटा मिलेगा, जैसे देख सकते हैं कि संसदीय यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, जहाँ जहाँ छूटा रहेगा चेतावनी में आपको आएगा। यहाँ पे छूटा हुआ था तो ये आ रहा है, आप इसको पूरा भर लेंगे। जैसे देखिए गांव परिवार हम भर दिए, फिर से जब उसको सबमिट कर रहे हैं तो लिख रहा है कृपया दर्ज करें ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या, यानी कि ग्राम पंचायत में यानी गांव में कितना प्रतिनिधि की संख्या छूटा हुआ। तो इसको आप बारी बारी से जैसे जैसे करिएगा, जहां कुछ छूटा रहेगा तो आप लोग ऐसे सबमिट करने पे आपको जो छूटा रहेगा वो कर लीजिएगा, ध्यान पूर्वक इसको आप भर दीजिएगा, तभी ये फाइनल सबमिट लेगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनल सबमिट कर देते हैं। जब सब भर के सबमिट पे करेंगे तो यहाँ लिखता है क्या आप सचमुच में डेटा जमा करना चाहते हैं, इसमें एक ऑप्शन है मॉडिफाई और एक सबमिट। अगर करना चाहते हैं तो सबमिट पर टच करेंगे तो यहाँ पर आएगा कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे प्रतीक्षा करेंगे तो यहाँ लिखा है कि डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया है। ठीक है, इसको संपत्तियों की सभी भू टैग की छवियों से अपलोड नहीं किया जाता है तब तक आपकी गणना पूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि अभी आपका एक पार्ट ठीक से क्लियर हुआ है, उसका जब तक भू टैग नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा। फिर उसके बाद ठीक है पे टच कर देंगे। जैसे ही आप टच कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जीपी डेटा दिखाएं, आप यहाँ पर टच करके देख सकते हैं कि 8 गो गांव था जिसमें एक का सर्वे हो गया है, 7 अभी भी बचा हुआ, एक का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में हुरारी गांव है जिसका पूरा कर लिया गया है, बाकी जो गांव है थलपुरा सैदलपुर सब नहीं, पूरा शुरू ही नहीं हुआ किया गया लिख रहा है। तो जहां शुरू हो जाएगा वहां लिखेगा, जहां नहीं शुरू हुआ वहां नहीं लिखेगा। फिर उसके बाद आगे आके फिर दूसरा गांव आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब ये गांव कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हरा कलर का हो गया, इसका मतलब एक गांव हो चुका है हुरारी। उसी तरह अब जीपी डेटा है, फिर ऑनलाइन अपलोड करें, ये सब बारी बारी से आपको हम सिखाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आपको अभी हम सर्वे कैसे किया गया करना है पहला पार्ट वो बताएं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये है जो भौगोलिक संदर्भ, इसको आपको कैसे करना ये आपको हम बताएंगे जियो टैगिंग करने के। लास्ट तक देखेंगे इसको। ठीक है, और इसमें जितने भी हैं सारा का हम बारी बारी से कैसे कैसे करेंगे। फिलहाल आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर देना वो बताएं, भौगोलिक और अपलोड कैसे करना है आम सभा में, ये सब बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको देख सकें। थैंक